हेलो एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे मनी मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल एसएफएम के न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 इशू किया है और उसमें उन्होंने ये जो नया टॉपिक ऐड किया है मनी मार्केट ऑपरेशंस, उसे हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में भी मनी मार्केट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, हम दोस्तों समझते हैं आखिर मनी मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। लेट अस गेट इनटू अ सिचुएशन कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 25,000 करोड़ की जरूरत है सिर्फ एक दिन के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर एसबीआई को इतने बड़े अमाउंट की जरूरत सिर्फ एक दिन के लिए आखिर क्यों होगी। हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आज काफी सारे चेक्स ड्रॉ हुए हों जो उन्होंने क्लियर करे हों, जिसकी वजह से उनके फंड के बैलेंसेस कम हो गए हों, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ने आज एक कोई बहुत बड़ा लोन एक्सटेंड करा, लेट्स से 5,000 करोड़ का उन्होंने डिसबर्समेंट्स करा, जिसकी वजह से उनके बैलेंसेस कम हो गए हों। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपको पता होगा कि सीआरआर और एसएलआर ये दो ऐसे रेशियोज हैं जिनको डेली बेसिस पर बैंक्स को मेंटेन करना होता है और इन्हें मेंटेन करने के लिए एसबीआई का 25,000 करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर एसबीआई के ऊपर काफी सारे चेक्स लगे हैं और एसबीआई में शॉर्टफॉल है, तो ये चेक्स किसी न किसी दूसरी बैंक्स में जाकर क्लियर होंगे, वहां पर सरप्लस हो गया होगा। यानी एसबीआई के तो लिक्विडिटी रेशियोज डिप मार गए, नीचे आ गए, लेकिन दूसरे बैंक के पास अब एम्पल लिक्विडिटी आ गई, काफी सारी लिक्विडिटी आ गई। क्योंकि आरबीआई का कहना है कि आपको लिक्विडिटी रेशियोज डेली बेसिस पर मेंटेन करने हैं, तो नाउ एसबीआई हैज टू अरेंज 25,000 करोड़ रुपीज जस्ट फॉर वन डे। एसबीआई को पता है कि कल शायद हमें इस अमाउंट की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कल हमारे पास सरप्लस आ जाए तो हम इस अमाउंट को लौटा देंगे, लेकिन हाँ फिर भी मिनिमम एक दिन के लिए अभी तो हमें इस अमाउंट की जरूरत है। दोस्तों, एक ऐसा मार्केट है जहां पर कि एसबीआई ये 25,000 करोड़ बोरो कर सकता है और बाकी बैंक आकर एसबीआई को ये 25,000 करोड़ दे सकते हैं। दैट मार्केट इज कॉल्ड एज मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी कि वह मार्केट जहां पर कि शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग या बोरोइंग होती है। अगर आपके पास टेम्पररी सरप्लस है तो आप उस पैसे को मनी मार्केट में लेंड कर सकते हैं, उस पर आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है तो आप मनी मार्केट से बोरो कर सकते हैं, राइट। दोस्तों, लेट अस गेट इनटू अनदर सिचुएशन। एक म्यूचुअल फंड है जिसका कहना है कि अगले 15 डेज टू 1 मंथ तक की मार्केट गिरेगा, शेयर मार्केट गिरेगा, और इसी व्यू के चलते इस म्यूचुअल फंड ने क्या करा, अपने पोर्टफोलियो से कुछ शेयर्स सेल आउट कर दिए। सेल करके इस म्यूचुअल फंड के पास लेट अस से 5,000 करोड़ रुपीस कैश आ गया। अब इस म्यूचुअल फंड का कहना है क्योंकि अगले 15 दिन से एक महीने तक तो मार्केट गिरेगा, यानी कि मुझे इस कैश को भी कहीं पर भी डिप्लॉय नहीं करना है। या तो ये म्यूचुअल फंड उस 5,000 करोड़ को कैश में रखे रखे, ऐसे केस में इट इज नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग ऑन दैट 5,000 करोड़। व्हाट दिस mutual fund can do is it can approach money market and lend those 5,000 crores to someone who needs those 5,000 crores for short term। ऐसा करने से विन विन सिचुएशन हो जाएगी। इस म्यूचुअल फंड को भी उस 5,000 करोड़ पर इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा और दूसरा व्यक्ति जिसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है उसकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मनी मार्केट यानी वह मार्केट जहां पर कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग या बोरोइंग होती है। मैं आपको मनी मार्केट के फीचर्स बताता हूं। आखिर मनी मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का हमेशा ड्यूरेशन कैसा रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन, व्हिच मींस ऑलवेज देयर ड्यूरेशन विल बी लेस देन 1 ईयर। देयर इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी मार्केट। डेली बेसिस पर मनी मार्केट का टर्नओवर अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो इट विल रन इनटू लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज ऑन पर डे बेसिस। अगर आपने स्कैम 1992 बाय हर्षद मेहता देखी होगी वेब सीरीज, तो दोस्तों उस सीरीज में भी वहां पर ऐसा मेंशन किया गया है कि मनी मार्केट का जो साइज होता है वो शेयर मार्केट से काफी बड़ा होता है। डेली बेसिस पर लैक्स ऑफ करोड़ का वॉल्यूम वहां पर आता है। इसके पीछे कारण ये है कि वहां पर सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं। वहां पर जितनी सारी बैंक्स हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, ये आते हैं।
वहां पर म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वहां पर इंश्योरेंस कंपनीज आती है, वहां पर पेंशन फंड्स आते हैं, वहां पर प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, और वहां पर आरबीआई तो रहता ही रहता है। तो जब इतने सारे बड़े प्लेयर्स वहां पर मौजूद है तो वहां का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी ह्यूज रहता है। डीरेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट्स, मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स रेगुलेट नहीं होती है, यानी कोई फॉर्मूला नहीं कि 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई से। दोस्तों 2008 में जब शेयर मार्केट गिरा था, खैर अभी 2020 में भी शेयर मार्केट गिरा था, लेकिन तब लिक्विडिटी क्रंच नहीं होने दिया गया था, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो अचानक से लिक्विडिटी क्रंच हो गया था, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा गायब हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिनके पास पैसा था फिर उन्होंने उसी पैसे को उधार देने के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। यानी कि मनी मार्केट में अचानक से रेट्स शूट अप हो गए जब लिक्विडिटी कम हो गई तो, और फिर बाद में जब सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी को पुश किया तो जाकर वापस से मनी मार्केट में रेट्स कूल ऑफ हो गई, नीचे आ गई, राइट। तो यहाँ पर रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट्स नहीं होती, इट सिंपली गोज बाय हाउ मच इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। द इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। आप उसे लेकर जाओ, आपको इमीडिएट अब भी पैसा चाहिए, आपको अभी पैसा मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये कि इस मार्केट में डेप्थ बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो आप इजीली पैसा वहां पर लैंड भी कर सकते हो और वहां से बोरो भी कर सकते हो। दे आर सेफ इन्वेस्टमेंट्स ओइंग टू इशूअर्स इनहेरेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। दोस्तों जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर आरबीआई इन्हें क्रिएट करता है, या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि वो सेफ कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूजुअली डिफॉल्ट नहीं करते हैं, राइट। तो दोस्तों ये थे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ आखिर मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी कवर कर रहे हैं कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, कैलकुलेशन क्वेश्चंस का एस्पेक्ट भी देखेंगे। ओके दोस्तों, ये जो नोट्स मेरे पास यहाँ पर है उसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। या तो वो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी या फिर वो नीचे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, आप इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है उसको मैंने समरी फॉर्म में यहाँ पर कवर किया है, हम एक एक करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले होते हैं कॉल मनी या फिर नोटिस मनी, दूसरे होते हैं ट्रेजरी बिल्स, तीसरे हैं कमर्शियल बिल्स, फोर्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, रेपो एंड रिवर्स रेपो। इन 6 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें समझना है, एक एक का मीनिंग समझना है, एक एक का पर्पस समझना है, एक एक के ड्यूरेशन के बारे में हमें समझना है, और एक एक इंस्ट्रूमेंट में आखिर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है उसके बारे में हमें समझना है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कॉल मनी या फिर नोटिस मनी की। ओके, यहां पर अगर बैंक को अपने सीआरआर या एसएलआर रेशियोज मेंटेन करने के लिए टेम्पररीली फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो फंड की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ 1 डे के लिए, ओवरनाइट के लिए है, तो फिर वो बैंक पैसा रेस कर सकता है किसके थ्रू? कॉल मनी के थ्रू। अगर बैंक को ऐसा लगता है कि ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है सिर्फ एक दिन नहीं रहेगी, ये कुछ 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक जा सकती है, तो फिर वो पैसा रेस करेगा नोटिस मनी के थ्रू। यानी कॉल मनी पर पैसा कैसे रेज होता है? सिर्फ एक दिन के लिए, राइट। अगर आपको ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए देन यू विल रेज इट थ्रू कॉल मनी। If you need money for more than 1 day, which means for 2 days but up to 14 days, then you will raise money through notice money. Is that clear? Okay. दोस्तों आखिर कॉल मनी और नोटिस मनी का पर्पस क्या होता है? To meet day-to-day surpluses and deficits in the bank's cash flows. बैंक के जो कैश फ्लोज में डे टू डे डेफिसिट्स होते हैं या सरप्लसेस होते हैं, तो वो कॉल मनी और नोटिस मनी के थ्रू मीट होते हैं। जिसके पास सरप्लस हो वो लैंड करता है, जिसके पास डेफिसिट हो वो बोरो करता है। इस मार्केट में इस इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पेमेंट्स बैंक आपने सुना होगा वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन,
कॉल मनी का ड्यूरेशन होता है 1 डे का, और नोटिस मनी का ड्यूरेशन होता है एनीवेयर बिटवीन 2 days to 14 days, राइट। ये होते हैं दोस्तों कॉल मनी, नोटिस मनी। यहाँ पर हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट्स बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी टेम्पररी डेफिसिट या सरप्लसेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। कॉल मनी का ड्यूरेशन होता है 1 डे और नोटिस मनी का ड्यूरेशन होता है अप टू 14 days, ओके। इसके बाद होता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स दोस्तों वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसे इशू नहीं करता है। आरबीआई इशूज ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रेजरी बिल्स इशू करने की क्या जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस फंड्स के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए वो इशू करते हैं ट्रेजरी बिल्स। अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, लेट अस से गवर्नमेंट को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, लेट अस से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगाना है और उसके लिए उन्हें कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और उनका कहना है कि ये फंड हम आज बोरो करके इमीडिएटली थोड़े समय में नहीं दे पाएंगे, वी माइट टेक लाइक 10 years, 20 years और 30 years टू रीपे दैट अमाउंट, तो फिर गवर्नमेंट इश्यू करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू जब पैसा रेज होता है तो दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, और ट्रेजरी बिल से अगर पैसा रेज हो रहा है तो दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। तो दोस्तों ट्रेजरी बिल्स का पर्पस होता है इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीड मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स में आखिर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये लोग यहाँ पर, या फिर प्राइमरी डीलर्स हो गए, ये लोग यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि वो ट्रेजरी बिल्स वहां पर बाय कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स का दोस्तों ड्यूरेशन वैसे तो लेस देन 365 डेज होता है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज के लिए इशू किया जाता है। वो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, ओके। इसके बाद दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। लेट अस से देयर आर टू कंपनीज, वन इज भेल एंड अनदर इज एनटीपीसी, ओके। लेट अस से एनटीपीसी को कुछ पावर प्लांट लगाना था, और वो पावर प्लांट लगाने के लिए उसने भेल को अप्रोच किया। भेल ने कहा ठीक है, हम आपके लिए पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, राइट। लेट अस से ये जो पावर प्लांट है इसका कंस्ट्रक्शन करने में 5000 करोड़ रुपीस लगेंगे, यानी लेट अस से कि इसकी कॉस्ट है 5000 करोड़ रुपीस इस पावर प्लांट की। एनटीपीसी ऑर्डर देगा किसको? भेल को। भेल क्या करेगा? उस ऑर्डर के हिसाब से पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करेगा और उसे हैंड ओवर कर देगा किसको? एनटीपीसी को। एनटीपीसी को कितना पेमेंट करना होगा? भेल नाम की कंपनी को 5000 करोड़ का पेमेंट करना होगा, लेकिन एनटीपीसी का कहना है सॉरी, ये 5000 करोड़ में आपको इमीडिएट नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज अभी तो पावर प्लांट आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, हमें इसे रनिंग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वहां से हमें पैसा कलेक्ट होगा, तब जाकर हमारा बिजनेस चलेगा। सो वी कैन नॉट मेक यू पेमेंट ऑफ 5000 करोड़ इमीडिएटली, वी विल टेक 6 months। एनटीपीसी का कहना है कि हमें 6 महीने का समय लगेगा भेल आपको 5000 करोड़ रुपीस देने में। भेल का कहना है कि अगर आप मुझे 5000 करोड़ रुपीस आज से 6 months बाद देंगे तो मेरा तो काफी सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अब जो नए ऑर्डर मुझे एग्जीक्यूट करने होंगे उसके लिए मेरे पास कोई पैसा ही नहीं, यानी मेरी तो वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखना क्या होगा, यहाँ पर भेल एक कमर्शियल बिल ड्रॉ करेगा, किसके नाम पर? एनटीपीसी के नाम पर। कमर्शियल बिल यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो ड्रॉ किया जाएगा किसके नाम पर? एनटीपीसी के नाम पर। एनटीपीसी उस बिल को एक्सेप्ट करेगा और उसमें कहेगा कि हाँ मैं 5000 करोड़ पे करूंगा एट द एंड ऑफ 6 months। अब भेल के पास ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि कमर्शियल बिल आ गया है, भेल सिंपल क्या करेगा, आपने भी 11th-12th में पढ़ा हुआ है, भेल इसे लेकर जाएगा किसी बैंक के पास और वहां पर से इस बिल्स की डिस्काउंटिंग कर लेगा। बैंक क्या करेगा, क्या 5000 करोड़ के पूरे 5000 करोड़ दे देगा? नहीं, वो इंटरेस्ट का पैसा कट करके, लेट अस से 100 करोड़ इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट कट किया गया, तो बैंक क्या करेगा 4900 करोड़ किसको दे देगा? भेल को। भेल भी खुश कि उसकी मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, इधर बैंक भी खुश कि उसे पैसों पर इंटरेस्ट कमाने को मिल गया, और उधर एनटीपीसी भी खुश कि हाँ आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ 5000 करोड़ एट द एंड ऑफ 6 months, राइट। तो दोस्तों ये होते हैं कमर्शियल बिल्स, यानी कमर्शियल बिल्स बेसिकली आपकी जो टेम्पररी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की, उसको पूरा करने में काम में आते हैं, राइट। देखें दोस्तों यहाँ पर आखिर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पर्पस?
availability of trade liquidity to corporates while making credit sales. Who are the participants? Corporate creditors and debtors. जैसे कि यहाँ पर ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया डेटर, इन्होंने मिलकर बना लिया कमर्शियल बिल. ड्यूरेशन जनरली 3 to 6 मंथ्स का इसमें ड्यूरेशन होता है. ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में. लेट अस कंसीडर अ केस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि हमने भी काफी सारा फंड रेस करा, हमने फेसबुक से पैसा रेस करा, हमने गूगल से पैसा रेस करा और ऐसे करके हमारे पास काफी सारा फंड इकट्ठा हो गया. लेट अस से कि हमारे पास 10,000 करोड़ का सरप्लस अभी रखा हुआ है. अब इस 10,000 करोड़ को डेफिनेटली हमने रेस करा है तो किसी पर्पस के लिए रेस करा होगा जिसमें हम लगाएंगे, लेकिन वो जो पैसा लगाने का मौका है वो आज से 3 मंथ्स बाद है, यानी 3 महीने तक हमारे पास 10,000 करोड़ का सरप्लस रखा हुआ है. व्हाट विल रिलायंस इंडस्ट्रीज डू? रिलायंस इंडस्ट्रीज जाती है किसी बैंक के पास. लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्रीज जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पर जाकर वो 10,000 करोड़ रुपए रखता है और कहता है ये 10,000 करोड़ रुपीस मेरे पास 3 मंथ्स के लिए एक्सेस पड़े हुए, आप इस 10,000 करोड़ को अपने पास डिपॉजिट कर लीजिए और ये जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके बदले में मुझे सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिए, हेंस कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा बहुत बढ़िया, हमारे पास तो आज 10,000 करोड़ आ रहे हैं और इसको हम फिर से फर्दर लेंडिंग कर लेंगे और उस पर हम पैसा कमा लेंगे. इधर रिलायंस कहता है कि बहुत बढ़िया हो गया, जो 10,000 करोड़ अदरवाइज मेरे पास आइडल पड़े हुए थे वो मैंने कहां पर बैंक को डिपॉजिट कर दिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उसके बदले में ले लिया और अब मुझे इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके से कहूं मैं तो एफडी के जैसा होता है, बस छोटा सा फर्क है. एफडी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, यानी एफडी आप हो सकता है 3 इयर्स या 5 इयर्स के लिए भी कर ले, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का नेचर कैसा होता है? शॉर्ट टर्म इन नेचर, राइट. देखते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में क्या लिखा हुआ है. द पर्पस इज शॉर्ट टर्म सरप्लस लिक्विडिटी मैनेजमेंट बाय कॉर्पोरेट्स. शॉर्ट टर्म सरप्लस लिक्विडिटी को आपको मैनेज करना है तो आप क्या करेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में चले जाएंगे, राइट. यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करते हैं? कमर्शियल बैंक्स और बल्क डिपॉजिटर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ सीडीज कुड बी एनीवेयर बिटवीन 7 days to 1 year. ओके दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल्स में. अगर आपको पैसों की जरूरत है तो कमर्शियल बिल, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू कमर्शियल पेपर. अब दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल बिल्स और कमर्शियल पेपर ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं. अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के दौरान अगर आपने एक डेटर और क्रेडिटर के बीच में अगर कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल बिल्स. लेकिन कमर्शियल पेपर में ट्रेड कुछ भी नहीं होता है. कमर्शियल पेपर का सिंपल सा मीनिंग है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेट अस से ब्रॉडबैंड का नेटवर्क एक्सटेंड करना है, या हम ऐसा मानो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेट अस से स्पेक्ट्रम चार्जेस पे करने, और ये स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं 10,000 करोड़ रुपीस. गवर्नमेंट का कहना है कि हमने आज ऑक्शन किया है, ऑक्शन में आपको बिड लगानी पड़ेगी और बिड का जितना भी अमाउंट आप करेंगे बिड, उसका 25% आपको इमीडिएट हमें देना पड़ेगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि हम जो भी बिड लगाने वाले हैं उसका 25% पैसा होगा लगभग 10,000 करोड़ और वो हमें इमीडिएट बेसिस पर देना है. अब इमीडिएट बेसिस पर अगर पैसा चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास दो ऑप्शंस, या तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करें, विच इज जनरली नॉट एडवाइजेबल बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट्स को सोच समझ कर करे होंगे, राइट. दूसरा ऑप्शन है कि आप बैंक के पास जाओ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले ले. यस, इट इज अ गुड ऑप्शन. आप चाहो तो बैंक को अप्रोच कर लो और बैंक से पैसा ले लो. तीसरा ऑप्शन होता है अगर आप बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, आप बैंक के अलावा दूसरे बाहरी मार्केट से पैसा रेस करना चाहते हो, तो फिर आप कमर्शियल पेपर्स को इश्यू कर सकते हो. यानी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा? सिंपल एक कमर्शियल पेपर इश्यू करेगा. लेट अस से उस कमर्शियल पेपर का अमाउंट है 10,000 करोड़. ये 10,000 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स वो किसी और को देगा, उस व्यक्ति को देगा जिसके पास पैसे हैं. वो व्यक्ति इस कमर्शियल पेपर को परचेस करेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज को पैसे दे देगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज की पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमर्शियल पेपर इश्यू करके वो पैसा बोरो कर लिया और बाद में 3 मंथ्स या 6 मंथ्स जितनी भी मैच्योरिटी हो उस कमर्शियल पेपर की, एट द एंड ऑफ द पीरियड रिलायंस इंडस्ट्रीज फंड्स को अरेंज करेगा और फंड उस व्यक्ति को दे देगा और ये कमर्शियल पेपर खत्म हो जाएंगे, राइट.
तो कमर्शियल पेपर क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करने के लिए काम में करता है। अब इसमें कोई ट्रेड मतलब क्रेडिटर डेटर कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं था, हमें फंड के रिक्वायरमेंट है, वी हैव इश्यूड कमर्शियल पेपर। एक खास बात होती है कमर्शियल पेपर के केस में एज कंपेयर टू बैंक्स, बैंक्स यूजुअली आपसे कुछ कोलेटरल मांगता है, कुछ सिक्योरिटी मांगता है, लेकिन कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कमर्शियल पेपर के लिए आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है, राइट। यहां पर दोस्तों अगर आप बैंक के थ्रू जाएंगे तो बैंक की तो रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट्स होती है, बैंक सिंपल आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो उसकी रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। लेट अस से बैंक का कहना है कि मैं तो 7.5% इंटरेस्ट चार्ज करूं अगर आपको 10,000 करोड़ चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उधर दोस्तों एक म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है जिसके पास सरप्लस है और वो कहता है कि ये सरप्लस मैं कहीं पर डिप्लॉय कर दूं, अगर मैं इस सरप्लस को बैंक में रखूंगा तो बैंक मुझे 4 या 5% इंटरेस्ट ही देगा जो एफडी पर इंटरेस्ट होता है, क्यों ना मैं इस सरप्लस को बैंक की एफडी में लगाऊं और सिर्फ 5% कमाऊं, उसकी बजाय मैं ये सरप्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दूं और रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे 6.5% इंटरेस्ट दे दे। अब देखिए सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई है। अगर रिलायंस बैंक से बोरो करता तो 7.5% देने पड़ते, लेकिन कमर्शियल पेपर पर सिर्फ कितना देना पड़ रहा है, 6.5%, यानी कि वहां से चीप सोर्स ऑफ फंड्स मुझे मिल गया, तो मेरा काम हो गया, मुझे इंटरेस्ट में सेविंग हो गई। उधर म्यूचुअल फंड अगर बैंक में जाकर एफडी करता तो उसको 5% ही रिटर्न मिलता, लेकिन उसने रिलायंस का कमर्शियल पेपर ले लिया, उसको कितना रिटर्न मिल गया, 6.5%, यानी उसको भी ज्यादा रिटर्न मिल गया। आप ऐसा सोच रहे होंगे सर अगर म्यूचुअल फंड बैंक में एफडी करता तो वो सेफ होती, लेकिन रिलायंस का जो बॉन्ड उसने खरीदा है, कमर्शियल पेपर खरीदा है, वो तो रिस्की होगा। आप खुद ही बताइए कि रिलायंस को अगर आप टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे रहे हो तो क्या वो बहुत ज्यादा रिस्की है या उसमें नेग्लिजिबल रिस्क है, उसमें नेग्लिजिबल रिस्क है, लेकिन इतनी रिस्क तो आपको फाइनेंशियल मार्केट में लेनी ही पड़ती है। कमर्शियल पेपर हमेशा वही एंटिटीज इश्यू कर पाती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स काफी हाई होती है, राइट। अगर लो क्रेडिट रेटिंग्स वाले होते हैं तो उनके कमर्शियल पेपर मार्केट में नहीं चल पाते हैं, राइट। तो जैसे बड़ी कंपनीज हुई इंडिया की, लेट अस से रिलायंस हुआ, या फिर लेट अस से भारती एयरटेल हुआ, या फिर लेट अस से आईटीसी हुआ, राइट, ये लोग इजीली अपने कमर्शियल पेपर मार्केट में इश्यू कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई क्रेडिट रेटिंग। और बैंक से बोरो करने की बजाय ये दूसरे लोग जिनके पास पैसा है उनसे बोरो कर लेते हैं। दैट इज द होल मैकेनिज्म ऑफ कमर्शियल पेपर। ओके, कमर्शियल पेपर हाई रेटेड कॉर्पोरेट एंटिटीज ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाती है। कमर्शियल पेपर का ड्यूरेशन एनीवेयर बिटवीन 7 days to 1 year होता है। What is the purpose? Funds availability unsecured to corporate sector to meet their working capital requirements. Okay. इसके बाद दोस्तों 6 कैटेगरी होती है, रेपो एंड रिवर्स रेपो। मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं रेपो क्या होता है और रिवर्स रेपो क्या होता है, बट एक बार फिर भी मैं मेरा फर्ज अदा कर देता हूं। आरबीआई, जहां पर लक्ष्मी जी का सही में वास है, आरबीआई के पास दोस्तों पैसा है। सबसे पहले बैंक किससे पैसा लेगा? आरबीआई से पैसा। लेट अस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख करोड़ लेकर आया, कहां से? आरबीआई से। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या ये पैसा फ्री में ला पाएगा या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई आरबीआई को पे करेगा दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, राइट। तो पैसा वहीं से ही चलता है आरबीआई से। आरबीआई से अगर हम पैसा बोरो करेंगे तो वो जिस रेट पर बोरो करेंगे दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। सेकेंड सिचुएशन, अगर हम पैसा आरबीआई के पास ले जाकर रखते हैं और बदले में आरबीआई जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो रेपो रेट यानी बैंक कितना इंटरेस्ट देगा आरबीआई को, और रिवर्स रेपो यानी कि आरबीआई कितना इंटरेस्ट देगा बैंक को अगर बैंक ने अपने पैसे किसके पास रखे हैं? आरबीआई के पास। ओके दोस्तों, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप अपने जनरल नॉलेज से बता सकते हैं कि इन दोनों में से आखिर कौन सी रेट ज्यादा रहेगी और कौन सी रेट कम रहेगी। हाँ जी, सोचें समझें कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो में से कौन सी रेट ज्यादा होगी लॉजिकली और कौन सी रेट कम होगी। दोस्तों इसका जवाब है कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगी और रिवर्स रेपो कम होगी। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अगर रेपो रेट 5% है तो रिवर्स रेपो रेट 4.8% ही होगी। रेपो रेट यानी कि हम आरबीआई से कितने पर बोरो करेंगे? 5%, लेकिन अगर हमारे पास एक्सेस कैश है हम आरबीआई के पास ले जाकर रखेंगे तो वो हमें सिर्फ कितना देगा? 4.8%।
आरबीआई किसी कीमत पर भी आपको 5 से ज्यादा देगा ही नहीं, यानी रिवर्स रेपो रेट कभी भी रेपो से ज्यादा होगी ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो सारे बैंकर सुबह से लेकर शाम तक सब आरबीआई की गलियारे में ही खड़े मिलेंगे, आरबीआई से ही लेंगे 1 लाख करोड़ और उसी को ही दे देंगे रिवर्स रेपो जो कि ज्यादा है। तो दोस्तों कभी भी रिवर्स रेपो ज्यादा नहीं होता, रिवर्स रेपो हमेशा रेपो से कम होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसका नाम ये रेपो रिवर्स रेपो आखिर क्यों रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर रेपो एक्चुअली एब्रीवेटेड वर्जन है। यहाँ पर रेपो का मतलब होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, यहाँ पर रेपो का मतलब होता है रीपरचेज एग्रीमेंट या फिर रीपरचेज ऑप्शन। अब आप इसका मतलब समझे कि क्या होता है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास जाएगा पैसा लेने, तो आरबीआई कहेगा ठीक है ये रखे हैं 1 लाख करोड़, ये आप ले जाओ। जैसे ही एसबीआई वाला उस 1 लाख करोड़ पर हाथ लगाएगा, आरबीआई वाला उसका हाथ पकड़ लेगा, कहेगा रुको, ये पैसा कैसे लेकर जा रहे हो 1 लाख करोड़, इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी तो मुझे दो। तो एसबीआई क्या करेगा, कुछ सिक्योरिटी किसके पास ले जाकर रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एसबीआई ने पहले ट्रेजरी बिल्स परचेस करे हुए हों, अब वो ट्रेजरी बिल्स ले जाकर किसको दे देगा, आरबीआई को एज अ सिक्योरिटी। आरबीआई उसके बदले में पैसा किसको दे देगा, एसबीआई को दे देगा। ये जो सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखी हुई है, ये सिक्योरिटी हमेशा नहीं रहेगी। जैसे ही एसबीआई जब ये पैसा लौटाएगा तो ये सिक्योरिटी वो वापस से लेकर आ जाएगा। तो दोस्तों इसे रेपो इसलिए कहते हैं क्योंकि रेपो ट्रांजैक्शंस में हमेशा एक सिक्योरिटी रखी जाती है और उस सिक्योरिटी के रखते वक्त एक और प्रॉमिस किया जाता है कि मैं आऊंगा और ये सिक्योरिटी रीपरचेज करके ले जाऊंगा, आपका पैसा लौटा कर जाऊंगा, हेंस कॉल्ड एज रेपो ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को हम रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आज हमने सिक्योरिटी रखी, उसके बदले में पैसा लिया और हम ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आई विल कम आफ्टर 7 डेज और ये सिक्योरिटीज छुड़ा कर ले जाऊंगा। रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये सिक्योरिटी छुड़ा कर जाऊंगा और बदले में आपके पैसे देकर चला जाऊंगा, राइट। दोस्तों रेपो रिवर्स रेपो में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें आरबीआई होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। 1 डे टू 1 ईयर की यहाँ पर ड्यूरेशन रहती है और इसका पर्पस रहता है लिक्विडिटी रेगुलेशन एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल इन दी इकोनॉमी। रेपो और रिवर्स रेपो एक बहुत बड़ा टूल है आरबीआई के हाथ में टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। मेरे हिसाब से आपको पता होगा लेकिन एक बार फिर भी मैं समझा देता हूँ। लेट अस से कि आरबीआई को लगता है कि इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी क्रंच है, यानी पैसा उतनी आसानी से मिल नहीं रहा है। अब जब पैसा आसानी से नहीं मिलेगा तो इसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको 3 4 5 6 जगह तलाशना पड़ेगा, उतनी आसानी से स्मूथली पैसा नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि आपके काम रुकेंगे, अपॉर्चुनिटीज आप लूज करेंगे। अगर आपको पैसा मिल भी गया तो फिर वो ज्यादा महंगे में मिलेगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, राइट, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। आरबीआई ऊपर बैठा देख रहा है कि नीचे मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है। आरबीआई क्या करेगा, रेपो ऑपरेशंस करेगा। रेपो ऑपरेशंस करेगा का मतलब है कि वो सारी बैंक्स को फोन घुमाएगा और कहेगा कि हम रेपो ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके तहत हम आपको रुपए देंगे, हम बैंक्स को रुपए देंगे, हम एसबीआई को 25,000 करोड़ देंगे, हम बैंक ऑफ बड़ौदा को 10,000 करोड़ देंगे, हम एचडीएफसी बैंक को 10,000 करोड़ देंगे एंड सो ऑन। और इसके बदले में आप सब क्या करना, आप सब अपनी जो सिक्योरिटीज है, लेट से आपके पास ट्रेजरी बिल्स रखे हुए, वो सिक्योरिटीज आप हमारे यहाँ पर लाकर रख देना। सिक्योरिटीज यानी कि कागज के टुकड़े किसके पास आ गए, आरबीआई के पास, और पैसे किसके पास चले गए, बैंक्स के पास। अब बैंक्स क्या करेगी, इसे फर्दर मार्केट में पुश करेगी, लैंडिंग करेगी, राइट। इससे लिक्विडिटी लेवल वापस से इंडिया में ऊपर आ जाएगा। आरबीआई ऊपर बैठा देख रहा है, उसे जब ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा है मार्केट में, यानी पैसों का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो पैसों का फ्लो बहुत ज्यादा रहता है तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये रहता है कि इन्फ्लेशन फिर रेट तेजी से बढ़ती है और चीजें बहुत तेजी से महंगी होती है, विच इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। तो आरबीआई सिंपल इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को कम करना चाहेगा और लिक्विडिटी को कम करने के लिए वो रिवर्स रेपो ऑपरेशंस करेगा। यानी आरबीआई फिर से सारी बैंक्स को फोन घुमाएगा और कहेगा आपका पैसा मैं वापस से खींच रहा हूँ, एसबीआई यहाँ पर लाकर 10,000 करोड़ दो, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर लाकर 5,000 करोड़ दो आरबीआई के पास, और सारी बैंक्स अपना पैसा ले जाकर किसके पास रखेगी, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसके बदले में उनको सिक्योरिटीज दे देगा। ऐसा करने से कागज के टुकड़े तो आ गए बैंक के हाथ में, लेकिन असली नोट किसके पास चले गए, आरबीआई के पास। यानी मार्केट में लिक्विडिटी लेवल कम हो गया और आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 6 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा।
ये मैंने यहाँ पर इसकी समरी प्रिपेयर कर रखी थी। आपको इसकी डिटेल देखनी हो तो वो जो पीडीएफ है जो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वो यहाँ पर उनकी डिटेल्स दे रखी है। देखिए, कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स जिसके बारे में हमने समझा, फिर कमर्शियल बिल्स के बारे में हमने समझा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में दोस्तों हमने समझा, फिर उसके बाद कमर्शियल पेपर के बारे में समझा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने रेपो रिवर्स रेपो के बारे में समझा। ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको समझा पाऊं उसके लिए मुझे आपको दो एग्जाम्पल देने हैं। उसमें से जो मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका मनी मार्केट से कोई लेना देना नहीं, वो जनरल नॉलेज यानी बेसिकली आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड वो एग्जाम्पल रहेगा, जिससे आपका दिमागी कसरत हो जाएगी कि हाँ मुझे मनी मार्केट ऑपरेशंस के क्वेश्चन करते वक्त कौन सा दिमाग लगाना है, राइट। और दूसरा मैं एग्जाम्पल दूंगा जो कि एक टीचर आपको बताएगा कमर्शियल पेपर्स का, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप इस एग्जाम्पल को चाहें तो अपने कॉपीज में नोट भी कर लें। और ये एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल है, इसका मनी मार्केट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मनी मार्केट में जो दिमाग लगाना पड़ेगा वो इस एग्जाम्पल में जो दिमाग लगाएंगे वही वहां पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। लेट अस से देयर इज वन इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। और लेट अस से कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में एक टीवी रखा हुआ है, और लेट अस से इस टीवी पर अभी कुछ ऑफर चल रहा है। लेट अस से कि ये जो टीवी है ये है 5 लाख रुपीस का, बड़े साइज का एलईडी टीवी है। 5 लाख रुपीस का ये एलईडी टीवी, और इस पर एक ऑफर चल रहा है ना। हम इस शोरूम में पहुंचे और हमें ये टीवी पसंद आया, और फिर हमने कहा कि इस टीवी की सही जगह ये शोरूम नहीं बल्कि हमारा घर है, ये टीवी हमारे घर होना, 5 लाख का टीवी हमारे घर होना। हमने वहां पर जो सेल्समैन था उससे पूछा कि आखिर इस टीवी पर क्या ऑफर चल रहा है। तो सेल्समैन ने बताया, सर ये 5 लाख रुपीस का टीवी है, आप बोलो हम आपकी अभी गाड़ी में रख देते हैं, आप इसे घर ले जाओ, पैसे मत देना अभी। हमने कहा फिर पैसे? तो उसने कहा वो आपको 1 मंथ बाद देने, यानी कि हम इस पर आपको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। हमने कहा फिर आप उसके लिए हमसे तो कुछ इंटरेस्ट लेंगे? उसने कहा नहीं, बस आप तो 5 लाख का टीवी बुक करो, घर ले जाओ, पैसा कब देना है? आज से 1 महीने बाद। हमने कहा कि अगर हमने नहीं दिया पैसा 1 महीने बाद, तो उसने कहा सर हम आपको ये टीवी देते वक्त आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रखवाएंगे, हम आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा डिटेल्स रखवाएंगे, राइट। तो हमने कहा ठीक है, फिर इसका मतलब तो ये कि ट्रांजैक्शन सिक्योर हो गया। तो ऑफर ये है कि आपको ये जो 5 लाख रुपीस है इसमें आपको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। भाई 5 लाख का टीवी है, इसके लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, एंड दे आर गिविंग अस 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। हमने वहां पर बात करी, अगर ये 5 लाख रुपीस में आज ही अभी के अभी मैं 5 लाख रुपीस आपको दे दूं, तो फिर क्या आप मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट देंगे? सेल्समैन ने कहा हाँ, अगर आप 5 लाख रुपीस अभी दे देते हैं तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। हमने कहा कितना डिस्काउंट दे देंगे? तो उसने कहा कि मैं आपको 1% का कैश डिस्काउंट दिलवा दूंगा। हमने कहा अब हमारे बात समझ में आई। इस टीवी को हमारे घर ले जाने के अब 2 रास्ते। पहला रास्ता कि उधार में टीवी खरीद लो और 1 मंथ बाद 5 लाख रुपीस अरेंज करके 5 लाख रुपीस इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को ले जाकर दे दो। अनदर ऑप्शन है कि कहीं से आज पैसा अरेंज कर लो, और उस केस में आपको 1% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। हम ठहरे दोस्तों सीए करने वाले, हमने एक और दिमाग लगाया। हमने कहा कि ठीक है, आप हमें 15 मिनट का समय दो, हम इन दोनों ऑफर के बीच में डिसाइड करते हैं। हम उस शोरूम से बाहर निकले, और शोरूम से बाहर निकलते से ही दोस्तों हमें सामने नजर आई एक बैंक। ओके, बैंक को देखते से ही दोस्तों हमारा दिमाग दौड़ पड़ा। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं आप? हमारे पास 2 ऑप्शंस है अब कुल मिलाकर, या तो हम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से ही उधार कर ले और उन्हें 1 मंथ बाद ले जाकर पैसा दे दें, या फिर हम बैंक से रुपए उधार ले लें, ये रुपए आज ही किसको दे दे? इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को, और ये टीवी ले जाएं घर, और फिर बैंक का लोन हम कब रीपे कर दें? आफ्टर 1 मंथ। ओके, दोनों में से आखिर
कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से ही उधार कर लें या फिर बैंक से उधार कर लें, दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है। ये डिसीजन लेने के लिए आपको एक और डेटा की जरूरत है दोस्तों। वो डेटा पॉइंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आप मन ही मन सोचकर बताएं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 0.5% हुई पर मंथ, आधा परसेंट हुई पर मंथ, तो फिर बैंक का लोन लेना ज्यादा अच्छा या शोरूम से क्रेडिट लेना ज्यादा अच्छा? ऐसे केस में बैंक का लोन लेना ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमें सिर्फ कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 0.5%, जबकि हमें जो डिस्काउंट मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 1%, राइट। लेकिन यही अगर बैंक वाला तेज चलता है और ऐसा कहता है कि नहीं, मैं तो आपसे 2% पर मंथ इंटरेस्ट लूंगा और तभी आपको पैसा दूंगा, तो फिर क्या हमें बैंक से बोरो करना चाहिए? नहीं, हमें सिंपल यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर ही उधार कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारा 1% का डिस्काउंट फॉरगो होगा, लेकिन एटलीस्ट 2% तो नहीं देने पड़ेंगे। ओके, तो दोस्तों आप गए यहाँ पर बैंक के अंदर और अब आपने बैंकर से पूछा कि आखिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। बैंक वाले ने बोला कि इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% पर एनम। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर है, यानी कि क्योंकि हमें एक महीने के लिए लेना है तो हमें अल्टीमेटली 1% लगेगा फॉर 1 मंथ। माई क्वेश्चन टू यू इज कि अब हमारे सामने दो ऑप्शन है। देखना दोस्तों, दो ऑप्शन कौन से? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, देन ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन 1 है कि हम क्रेडिट पीरियड अवेल कर लें, अवेल क्रेडिट पीरियड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। हाँ जी, इस ऑप्शन में क्या होगा? क्या हमें बैंक को देखना पड़ेगा? नहीं, हम सिंपल यहाँ जाएंगे, टीवी घर ले जाएंगे, किसी तरीके से हम 5 लाख रुपीज अरेंज करेंगे और लाकर शोरूम को दे देंगे, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज कि हम बैंक से लोन ले लें, बोरो फ्रॉम बैंक, बाय टीवी, टीवी बाय कर लें हम यहां पर, एंड रीपे लोन एट द एंड ऑफ 1 मंथ। दोनों में से आखिर आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2? या फिर ऑप्शन 1 कर लो या ऑप्शन 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली कैश डिस्काउंट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों सेम है। आपके पास दोस्तों इस सवाल का जवाब सोचने के लिए 10 सेकंड का समय है। ओके, ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स के जवाब आए होंगे ऑप्शन 1 ज्यादा बेहतर, कुछ के जवाब आए होंगे ऑप्शन 2 ज्यादा बेहतर, कुछ के जवाब आए होंगे सर ऑप्शन 1 कर लो या ऑप्शन 2, इट रियली डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, इनफैक्ट वी आर इनडिफरेंट बिटवीन ऑप्शन 1 एंड 2। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट चॉइस, यानी कि ऑप्शन 1 भी गलत जवाब है, और ऑप्शन 1 और 2 के बीच में इनडिफरेंट हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों एक ही बात है, तो भी ये गलत जवाब है। द ओनली बेटर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। आखिर समझते हैं कैसे। ओके, तो हम इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा दोनों ही ऑप्शंस का, इवैल्यूएशन ऑफ बोथ द ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज अवेल क्रेडिट पीरियड। ओके दोस्तों, अगर आप अवेल करते हैं क्रेडिट पीरियड तो आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर डिपॉजिट करें और ये टीवी घर ले जाएं। फिर एक महीने बाद आप शराफत से 5 लाख रुपीज यहाँ पर लाकर दे दे, तो इस ऑप्शन का अल्टीमेटली आउटफ्लो कितना होगा? 5 लाख रुपीज का आउटफ्लो होगा। कब? आज या आज से एक महीने बाद? आज से एक महीने बाद।
which means that the outflow under this option is rupees 5 lakh। और ये आउटफ्लो दोस्तों कब होगा? आउटफ्लो एट द एंड ऑफ 1 मंथ। ओके, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम बैंक से आज बोरो कर लें। ऑप्शन नंबर 2, बोरो एंड बाय। ओके, उस केस में आपको बैंक से कितने रुपए बोरो करने पड़ेंगे? क्या आपको बैंक से 5 लाख रुपीस बोरो करने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1% का कैश डिस्काउंट है तो 1% 5 लाख का डिस्काउंट लगेगा, यानी कि 5,000 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नेट हमें दोस्तों फिर कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे? 4,95,000 रुपीज ही हमें पे करने पड़ेंगे। ओके, विच मीन्स अमाउंट जितना हमें पे करना है उतना ही बोरो करना पड़ेगा बैंक से, जितना इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को पे करना है उतना हम बैंक से बोरो कर लेंगे। ओके, सो अमाउंट टू बी बोरोड फ्रॉम बैंक, अमाउंट टू बी बोरोड फ्रॉम बैंक कितना आया था अमाउंट? 4,95,000 रुपीज हम बोरो करेंगे। ओके, 4,95,000 रुपीज आपने बैंक से बोरो करें, ये 4,95,000 आप ले जाकर हैंड ओवर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को। वो लोग 1% कैश डिस्काउंट देकर बोलेंगे हाँ आपका तो पेमेंट भी कितना बन रहा है? 4,95,000 रख लिया है पेमेंट और ले जाओ आप घर पे टीवी। अब 1 मंथ बाद हमें बैंक को उसका लोन रिपे करना है, और मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं कि आखिर ऑप्शन 2 क्यों बेहतर है। ओके, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट समेत हमें 1 महीने बाद पे करना पड़ेगा। हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, यानी कि इंटरेस्ट बनेगा 4,950 रुपीज। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो आउटफ्लो होगा लोन का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 मंथ, आउटफ्लो एट द एंड ऑफ 1 मंथ वो होगा 4,99,950, राइट। विच मीन्स कि दोनों ही आउटफ्लोज में डिफरेंस है, यहाँ पर 5 लाख लग रहा है, वहां पर 4,99,950 लग रहा है। तो विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन 2 इज बेटर, राइट। अब आप समझ गए कि आखिर यहाँ पर 1% है और यहाँ पर भी 1% है, इसके बावजूद दोनों अमाउंट डिफरेंट आ गए। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि 1% का जो कैश डिस्काउंट है उसका बेस क्या है? 5 लाख रुपीज, लेकिन जो लोन का 1% है उसका बेस 5 लाख रुपीज नहीं है, उसका बेस क्या है? 4,95,000 रुपीज, राइट। तो हम यहाँ पर अपना डिसीजन लिख लें दोस्तों नीचे, डिसीजन, डिसीजन आप लिख लीजिए खुद से। ऑप्शन 2 इज बेटर बिकॉज इट रिजल्ट्स इन सेविंग्स ऑफ रुपीज 50। यहां पर ऑप्शन 2 ज्यादा बेहतर है बिकॉज इट रिजल्ट्स इन सेविंग्स ऑफ रुपीज 50। अब आप शायद ये सोचेंगे कि सर 50 रुपए का ही तो फर्क है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। दोस्तों जिस मार्केट की अभी आप और मैं बात करने वाले हैं उसका नाम है मनी मार्केट, और वहां पर ट्रांजैक्शन होते हैं हजारों करोड़ और लाखों करोड़ के, और ये तो सिर्फ 5 लाख में 50 रुपए का डिफरेंस आया है। अगर आप लाखों करोड़ में जाकर इस डिफरेंस को ले जाएंगे तो फिर डिफरेंस विल अगेन रन इनटू लैक्स और करोड़ ऑफ रुपीज, और वहां पर जाकर ये मैटर करेगा, राइट। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको एक छोटी सी बात ये सिखाई है कि दो चीजें दिख भले ही सेम रही हो, लेकिन उनका जो बेस है अगर वो अलग अलग है तो फिर वो दोनों चीजें भी अलग अलग है। दोस्तों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 इज रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ कमर्शियल पेपर्स। यहां पर मैं आपको कमर्शियल पेपर्स का मैकेनिज्म समझाता हूं, आखिर कमर्शियल पेपर्स का मैकेनिज्म क्या रहता है। ओके, लेट्स से दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नीड्स वर्किंग कैपिटल फंड्स ऑफ रुपीज 10,000 करोड़, उन्हें 10,000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि हमारा एक सीजन पीरियड आता है एंड दैट रन्स फॉर लेट्स से 6 मंथ्स,
और हमें उस सीजन पीरियड में काफी सारा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। एक बार वो सीजन पीरियड चला गया तो फिर उस फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आखिर हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा क्यों बोरो करें, हमें तो सिर्फ सीजन पीरियड के लिए चाहिए। सो वी आर गोइंग टू बोरो ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पैसा कैसे रेज कर सकता है, बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स, राइट। कमर्शियल पेपर कौन लोग खरीद सकते हैं, पब्लिक खरीद सकती है, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, राइट। तो दोस्तों लेट्स से ये हो गई है पब्लिक जो कि इस कमर्शियल पेपर को परचेज करेगी, ठीक है। अब कमर्शियल पेपर का मैं आपको एक फीचर बताता हूं कि कमर्शियल पेपर का फीचर क्या है। कमर्शियल पेपर की ना कुछ फेस वैल्यू होती है। अब ये फेस वैल्यू 100 रुपीज भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, एंड सो ऑन। फॉर अवर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमारे कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए हमारे कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू है ना। ऐसा नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वैसा नहीं होता है कि रिलायंस ये कमर्शियल पेपर इशू करेगा पब्लिक को, पब्लिक के हाथ में कमर्शियल पेपर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आ जाएगा और पब्लिक इसके बदले में रिलायंस को रुपीस दे देगी। कितने 10,000 की फेस वैल्यू का कमर्शियल पेपर है तो रिलायंस को 10,000 दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसकी बजाय क्या होता है कि ये जो कमर्शियल पेपर है ना ये डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम हो जाते हैं। देखो दो तरीके, या तो ये कमर्शियल पेपर पब्लिक को दे दो, है ना, और उसके बदले में आप आज कितने ले लो, 10,000 रुपीज पूरे ले लो फेस वैल्यू, और बाद में फिर जब आपको पे करने की बारी आए लेटेस्ट से 6 मंथ्स बाद, तो आप सिर्फ 10,000 दोगे या 10,000 से ज्यादा दोगे, 10,000 से ज्यादा दोगे, कितने दोगे, 10,500। ये हुआ एक तरीका, है ना। लेकिन कमर्शियल पेपर में ऐसा नहीं होता है, कमर्शियल पेपर फेस वैल्यू पर इश्यू नहीं होता है। कमर्शियल पेपर कैसे इश्यू होता है कि पब्लिक को एक कमर्शियल पेपर इश्यू किया, पब्लिक इसके बदले में देगी लेटेस्ट से 9,500 रुपीज, राइट। पब्लिक ने कितने दिए, 9,500, और बाद में रिलायंस जब इसे रीपे करेगा तो वो कितने दे देगा, 10,000। तो क्या पब्लिक को एक तरीके से उसका इंटरेस्ट मिल गया, हाँ पब्लिक को उसका इंटरेस्ट मिल गया, राइट। तो दोस्तों कमर्शियल पेपर्स आर ऑलवेज इश्यूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एंड आर रिडीम्ड एज एट फेस वैल्यू। ये इन इंस्ट्रूमेंट्स का फीचर होता है, और ये जो मैंने फीचर बताया सिर्फ कमर्शियल पेपर का फीचर नहीं होता है, यही ट्रेजरी बिल्स का भी फीचर होता है। आरबीआई कभी भी फेस वैल्यू पर ट्रेजरी बिल इशू नहीं करता है, वो डिस्काउंट पर इशू करता है और थोड़े समय बाद फेस वैल्यू पर रिडीम कर देता है, यानी आपको एक तरीके से ब्याज कमाने को मिल गया, ठीक है। तो लेट अस से कि ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं ये इशू हो रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर 6 मंथ्स पीरियड। मैं आपको बोलकर क्लियर कर देता हूं कि ये जो 5% का डिस्काउंट है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अगर साल भर का होता तो फिर कितना डिस्काउंट होता, 10% डिस्काउंट होता। सो दिस 5% डिस्काउंट इज ओनली फॉर 6 मंथ्स पीरियड, राइट। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि आखिर ये कमर्शियल पेपर अब कैसे इश्यू होगा। तो स्टेप नंबर 1, रिलायंस कमर्शियल पेपर देगी किसको, पब्लिक को, पब्लिक उसके बदले में पैसा देगा किसको, रिलायंस को। एट द एंड ऑफ द पीरियड रिलायंस वापस से ये पैसा लौटा देगा किसको, पब्लिक को, ठीक है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 यहां पर पब्लिक के हाथ में आ गए हैं कमर्शियल पेपर। ओके, पब्लिक इसके बदले में रुपए दे देगी किसको, रिलायंस को। लेट अस से कि 10,000 की फेस वैल्यू वाले कमर्शियल पेपर थे और इस पर 5% डिस्काउंट था, यानी कि रिलायंस हर कमर्शियल पेपर से कितने रुपए इकट्ठे कर लेगा, हर एक एक कमर्शियल पेपर से 9,500 रुपीज रिलायंस इकट्ठे कर लेगा, विच इज एट 5% डिस्काउंट, राइट। ओके, अब क्या होगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, रिलायंस क्या करेगा, ये कमर्शियल पेपर वापस से ले लेगा उनसे, पब्लिक से, और बदले में उनको कितने रुपए दे देगा, 10,000 रुपीज दे देगा किसको, पब्लिक को, राइट। ओके, मैं यहां पर सिर्फ एक बात आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि आखिर पब्लिक की इनकम कितनी है। क्या पब्लिक की इनकम 5% है फॉर 6 मंथ्स पीरियड, यानी कि दूसरे शब्दों में क्या पब्लिक की इनकम 10% पर एनम है। दोस्तों जवाब दीजिए हाँ या ना। इसका जवाब है ना। माना डिस्काउंट 5% है फॉर 6 मंथ्स, लेकिन पब्लिक जो इफेक्टिवली रिटर्न कमा रही है, रिटर्न का मतलब होता है यील्ड, जो पब्लिक कमा रही है वो 5% नहीं है बल्कि यील्ड 5% से ज्यादा है। देखना क्यों,
क्योंकि पब्लिक सिंपल बोलेगी भूल जाओ ये सारी चीजें, फेस वैल्यू का नाटक, डिस्काउंट का नाटक, ये सारी चीजें भूल जाओ। पब्लिक सिंपल ये देखेगी कि आज हमने कितने दिए हैं 9500, हमारे पास 6 मंथ्स बाद कितने आ गए हैं 10,000, यानी अवर 9500 रुपीज हैव बिकम 10,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो आखिर हमने कितना रिटर्न कमाया। तो पब्लिक अपनी यील्ड कैसे कैलकुलेट करेगी, पब्लिक कहेगी कि हमने 9500 दिए थे और आए कितने 10,000, यानी हमने कितने रुपीस कमा लिए 500। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो 500 रुपए 500 रुपीस कमाए, ये 10,000 लगाकर कमाए हैं या लगाए तो 9500 ही, लगाए तो 9500 ही हैं। असली में हमने इन्वेस्टमेंट तो 9500 का किया और 95 पर हमने 500 का रिटर्न कमाया है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप कैलकुलेटर को कष्ट दें और इसे सॉल्व करें। 500 डिवाइडेड बाय 9500 यानी कितना होता है 5.26%, राइट। तो 5.26% आता है रिटर्न फॉर 6 मंथ्स। अगर हमें इसे एनुअलाइज करना हो तो ये रिटर्न 6 मंथ्स का है, तो 12 मंथ्स का कितना, तो हम इसको इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये आता है 10.526%, 10.526% आता है रिटर्न पर एनम, ये होती है यील्ड। यानी कि दोस्तों इन दोनों चीजों में फर्क है, डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू वेयर एज यील्ड इज ऑन हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड। और क्योंकि आपको डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पर चीज मिली, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपका जो यील्ड आएगा वो हमेशा बढ़कर ही आएगा। जैसे कि अगर 5% डिस्काउंट है 6 मंथ्स का, तो यील्ड 5.26% आएगी फॉर 6 मंथ्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए दोस्तों ये तो एग्जाम्पल हमने देखें यहाँ पर, अब हम मनी मार्केट के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। ओके, क्वेश्चन 1, M Limited has to make a payment on 30th January 2020 of rupees 80 lakhs। M Limited को 30th January 2020 को कितना पेमेंट करना है 80 lakhs का। It has surplus cash today, that is 31st October 2019, and has decided to invest sufficient cash in a bank's certificate of deposit scheme offering an yield of 8% per annum on simple interest basis. What is the amount to be invested now? दोस्तों हमें पेमेंट करना है 80 लाख का फ्यूचर में, और हम आज ही बैंक में जाकर कुछ रुपए डिपॉजिट करना चाहते हैं जिस पर 8% इंटरेस्ट मिलेगा। देखा जाए तो दोस्तों ये सिंपल सीए इंटर का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि हमारी फ्यूचर में जो वैल्यू है, फ्यूचर में हमें कितने चाहिए 80 लाख चाहिए, वो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस। सिंपल इंटरेस्ट बेसिस का मतलब होता है अगर 1 महीना हुआ तो 1/12 और 2 महीना हुआ तो 2/12, राइट। तो आखिर हमें आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है ना, फ्यूचर में हमें कितने रुपीस चाहिए 80 लाख रुपीस चाहिए, राइट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8% पर एनम, लेकिन ये साल भर का है क्योंकि हमारा टाइम पीरियड साल भर से कम है। तो हम यहाँ पर इस 8% को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, लेट अस से 2 मंथ है तो फिर 2/12 ऐसा कुछ कर लेंगे, राइट। और फिर हमें यहाँ पर एक्चुअली पता क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमें बताएगी कि आज आप कितने रुपीस डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r। वैसे तो रेस टू दी पावर n होता है, रेस टू दी पावर n तब होगा जब कंपाउंडिंग हो, यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं है तो वो रेस टू दी पावर n की बजाय क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय n/12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डेटा कैसे फिट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह कितना आ जाएगा 8%, एन आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए कितना है और मुझे बताइए कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है दोस्तों। हाँ जी, आप ये करके बताइए कैलकुलेटर पे। ओके, देखते हैं दोस्तों आखिर आपने इसे कैसे सॉल्व किया होगा। आपके आंसर जरूर अभी आपके पास आ गए होंगे, हम टैली करते हैं आखिर करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू है रुपीज 80 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.08, लेकिन एन यहाँ पर आखिर कितना होगा। तो दोस्तों ये है अक्टूबर का एंड। ओके, अक्टूबर एंड से लेकर हमें जनवरी तक जाना है, यानी अक्टूबर एंड तो खत्म ही हो गया, तो एक तो नवंबर हो गया 1 मंथ, फिर दिसंबर हो गया 2nd मंथ और जनवरी हो गया कितना 3rd मंथ, यानी कि यहाँ पर 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 3/12, राइट।
ओके, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर को कष्ट दे रहे हैं और इसे सॉल्व करें, कितना आता है। पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। 0.08 इंटू 3/12, 0.02 आया, इसको 1 में प्लस कर लो, 1.02 आया। अब 80 लाख डिवाइडेड बाय 1.02, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आंसर आता है 7843,137। आपने भी दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स के यही आंसर आए होंगे 7843,137। अगर आप सोचते हैं कि यह आंसर सही है तो आप गलत हैं, यह आंसर गलत है। 7843,137 इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, ये कुछ स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे, बाकियों को मैं समझा देता हूं आखिर ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। ये करेक्ट आंसर नहीं है, उसके पीछे एक नहीं, उसके पीछे कुल 2 कारण है। देखना वो 2 कारण क्या है। सबसे पहला तो ये, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को क्लिक भी हुआ होगा कि यहाँ पर 31 जनवरी लिखा है, 30th जनवरी, विच मीन्स थर्ड मंथ कंप्लीट हुआ या एक दिन बाकी रह गया, एक दिन बाकी है। अब जब वो तो एक भी दिन बाकी रह गया, क्या आप यहाँ पर 3/12 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, राइट। यहाँ पर ध्यान देना था, इट इज नॉट 31 जनवरी, इट इज एक्चुअली 30th जनवरी। ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, यानी इंस्टीट्यूट के पास भी ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, तो पहली गलती तो ये कि हमने वो एक्चुअली जनवरी एंड समझ लिया, जबकि वो क्या है 30th जनवरी और 31 जनवरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरी गलती क्या है यहाँ पर, वो बहुत ध्यान से समझें। अगर ये 31 जनवरी भी लिखा होता, मैं क्या बड़ी बात कह रहा हूं, अगर यहाँ पर 30th जनवरी की जगह 31 जनवरी भी लिखा होता ना, तो भी यहाँ पर 3/12 नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं मनी मार्केट, एंड मनी मार्केट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। जब भी दोस्तों पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, जब भी पीरियड कैसा हो, लेस देन 1 ईयर, और क्वेश्चन ने डेट्स मेंशन कर रखी हो, तो फिर आप एनुअलाइजेशन या पीरियड का एडजस्टमेंट मंथ से नहीं करेंगे, आपको उसे डेज से करना होगा। ये बात दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे एसएफएम पढ़ रखा है उनको मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी समझाई हुई है, राइट। तो दोस्तों जब भी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर हो और अगर आपके क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाई कर रखी हो, तो फिर आपको एनुअलाइजेशन किससे करना है, डेज से करना है, राइट। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व अच्छे से। ये तो गलत हो गया यहाँ पर, है ना। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। Solution to question 1, calculation of investment amount, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हाउ मच इज द अमाउंट रिक्वायर्ड। सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन 30th जनवरी 2020। अमाउंट रिक्वायर्ड है 80 lakhs। ओके, दूसरी चीज आपको लिखनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेज, राइट, क्योंकि क्वेश्चन ने डेट दे रखी है और टेन्योर यहाँ पर 1 ईयर से कम है। ओके, नाउ लेट अस काउंट दी नंबर ऑफ डेज। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेते हैं। डेज काउंट करते वक्त 31 अक्टूबर है एक डेट और 30 जनवरी है एक डेट, है ना। इन दोनों डेट में से एक डेट को आपको इग्नोर करना पड़ता है, जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करते हो तो दोनों डेट्स को इंक्लूसिव नहीं ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेमेंट ही 30 जनवरी को करना है तो आप 30 जनवरी का इंटरेस्ट कमा ही नहीं पाओगे, राइट। तो आप या तो इधर 30 जनवरी को इग्नोर कर दो, या फिर आप ये 31 अक्टूबर की डेटेस को इग्नोर कर दो और अपनी काउंटिंग 1 नवंबर से ले लो और पूरे 30 जनवरी तक ले लो। यानी कहने का मतलब है कि दोनों में से एक डेट आपको टेन्योर काउंट करते वक्त छोड़नी पड़ती है, राइट। तो मैं अज्यूमिंग कि 31 अक्टूबर को छोड़ रहा हूं तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नवंबर के कितने डेज हो गए हैं 30, दिसंबर के कितने हो गए 31, जनवरी के कितने हो गए, वैसे तो 31 होते लेकिन हम तो 30th तक ही जा रहे हैं, तो 30 यानी कितने डेज हो गए 91 डेज। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज लिखेंगे 91 डेज।
ओके, बस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, वैसे तो रेज टू दी पावर n होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि सिंपल है इंटरेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पर n बाय 365 करेंगे। पहले जब हमने गलत करा था तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, 3/12 कर लिया था, n/12 कर लिया था, जो कि गलत अप्रोच है अगर क्वेश्चन ने आपको डेट दे रखी हो 10 ईयर लेस देन 1 ईयर है तो। हाँ जी, तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 80 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08 इंटू एन, यानी कि 91, और ये आ जाएगा 365। हाँ जी, कैलकुलेटर पर आप इसे सॉल्व कर लें। आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है 7843,558.6, जिसको हम 559 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। 78,43,559 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि डिफरेंस, ये जो करेक्ट आंसर है 78,43,559 और ये जो रॉन्ग आंसर था 78,43,137, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से सॉल्व करा और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0 ही मिलता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट कहता है ये अप्रोच ही आपने गलत अपना ली फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वेयर वी हैव स्पेसिफाइड द डेट्स। ओके दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने क्या करा है इस सोल्यूशन में, उन्होंने इसको राउंड ऑफ करके एक आंसर बोला है, मतलब अब 78,43,559 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आप इसे राउंड ऑफ करके 78,43,600 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे राउंड ऑफ करके 78,44 भी लिख सकते हैं। खैर मुझे लगता है हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती एग्जाम में कि हम राउंडिंग ऑफ कर दें, तो आई वुड रिकमेंड कि आप तो ये फाइनल आंसर लिखकर आ जाना, और अगर आपको याद रहे तो नीचे और करके ये दो आंसर और लिख देना, नहीं तो ये भी सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। RBI sold a 91-day treasury bill of face value of ₹100। अब अपने जनरल नॉलेज से बताइए, आरबीआई जब ट्रेजरी बिल इशू करता है तो क्या वो फेस वैल्यू पर इशू करता है, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पर? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पर, एट एन यील्ड ऑफ कितना परसेंट, 6%। दोस्तों ये डिस्काउंट है 6% का, या ये यील्ड रिटर्न है? ये रिटर्न है। वर्ड क्या यूज किया है, यील्ड। अगर वो वर्ड यूज करते डिस्काउंट तो ये डिस्काउंट होता, ये यील्ड है, यानी कि ये रिटर्न है। जो बंदा है ट्रेजरी बिल खरीदेगा उसको कितना परसेंट रिटर्न कमाने को मिलेगा, 6%। What was the issue price? आखिर इश्यू प्राइस क्या है? ओके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, ये ट्रेजरी बिल कितने डेज का है, 91 डेज का है, और इस पर रिटर्न कितना कमाने को मिल रहा है, 6%। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये 6% रिटर्न फॉर 91 डेज है, या फिर ये 6% रिटर्न पर एनम है? तो हमारा तो 91 डेज का रिटर्न थोड़ा कम आएगा। हाँ जी दोस्तों, ये जो 6% है ये 91 डेज का नहीं है। अगर ये 6% 91 डेज का होगा तो आप जानते हो 365 डेज का कितना होगा, 24% के आसपास चला जाएगा। क्या आरबीआई कभी 24% देता है, वो भी ट्रेजरी बिल पर रिस्क फ्री रेट? नो, राइट। तो प्रैक्टिकली ये नंबर सोचना ही गलत हो जाएगा कि ये 6% कितने डेज के लिए, 91। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ 6% लिख रहा है और स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो मंथली है या क्वार्टरली या पर एनम है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी रिटर्न दिया गया है वो कैसा है, पर एनम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और परसेंटेज के आगे उन्होंने नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो कितना है, पर एनम। उसके पीछे कारण समझो। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा सर आप ट्रेडिंग व्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट? मैंने कहा हाँ छोटा मोटा है अपना। फिर कितना रिटर्न कमा लेते हो? मैंने कहा 20% कमा लेता हूँ। 20% रिटर्न मैं कैसा कमा लेता हूं, पर एनम। मैंने नहीं बोला 20% पर एनम, आपने खुद ने ही सोच लिया कि 20% कैसा है पर एनम। आप चाहो तो वीडियो को 20 सेकंड पीछे ले जाकर देख लो। मैंने सिर्फ 20% बोला था, लेकिन आपके दिमाग में इंप्रेशन क्या आ गया, 20% पर एनम। सो व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द रिटर्न परसेंटेज इज पर एनम। ओके हाँ जी, तो ये यील्ड कितनी है, 6% पर एनम है ना, ये यील्ड है 6% पर एनम। ओके तो दोस्तों इश्यू प्राइस आखिर क्या होगी? आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुल 15 सेकंड का समय, आप सॉल्व कर ले, फिर हम देखते हैं आखिर ये कैसे होगा। ओके
दोस्तों इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूँ। या तो आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दें, भाई इश्यू प्राइस हमें निकालने हैं, एक तरीके से इश्यू प्राइस क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें, और फेस वैल्यू जो ₹100 की वो एक तरीके से क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू दी पावर n होता है। लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग जैसा उन्होंने कोई इफेक्ट ही नहीं दे रखा है, उन्होंने 6% पर एम कंपाउंडेड क्वार्टरली ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, तो फिर आप इसको एज ए सिंपल इंटरेस्ट लेकर चलेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा n/12, या तो n/12 होगा या फिर n/365 होगा। हमारे केस में क्या होगा आप बता सकते हैं, n/365 होगा, राइट, यहाँ पे 12 नहीं होगा, है ना। ओके, डेटा फिट करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी ₹100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.06, और 0.06 तो साल भर का है, तो 91 डेज का आखिर कितना। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 0.06 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365, है ना। और इसमें +1 कर लिया, उसको डिनोमिनेटर में ले लिया और 100 से डिवाइड कर लिया। इट गिव्स यू आंसर 98.526, जिसको हम रफली कितना कह देंगे 98.53 इज द करेक्ट आंसर, इज द इश्यू प्राइस। ठीक है, ओके। आप इस क्वेश्चन को या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका भी है। यहाँ पर आप क्या करो, एक फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला देखना क्या लिखेंगे, यील्ड परसेंटेज पर एनम इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस, या तो स्पॉट प्राइस लिखो या फिर इश्यू प्राइस लिख लो, राइट। यहाँ पर लेट्स से हम यहाँ पर इश्यू प्राइस लिखते हैं, इश्यू प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी कि 100 माइनस इश्यू प्राइस। अब जब हम 100 माइनस इश्यू प्राइस करेंगे तो ये एक तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इश्यू प्राइस है 98.53, तो 98.53 और ₹100 का जो डिफरेंस है 1.47, वो एक तरीके से क्या हो गया, हमारा रिटर्न हो गया। ये जो 1.47 का रिटर्न है, ये हम किस बेस पर कमा रहे, कितने रुपए लगाकर कमा रहे हैं, 98.53 लगाकर कमा रहे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज रिटर्न जो हम कमा रहे हैं। लेकिन ये जो रिटर्न अभी हम कमा रहे हैं, ये क्या साल भर का कमा रहे हैं, या फिर ये जो 98.53 से लेकर 100 तक का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 91 डेज का है, 91 डेज का। अगर आपको इसको पर एनम पर लाना है तो आपको इसको एनुअलाइज करना पड़ेगा, और एनुअलाइज करने के लिए आपको 365 डिवाइडेड बाय एन करना पड़ेगा, जो हमारे केस में क्या हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ डेज कितने, 91 डेज। और इधर सामने आप क्या रख देंगे, यील्ड परसेंटेज पर एनम। अब या तो आप यहाँ पर 0.06 लिख दें, ऑल्टरनेटिवली अगर आप यहाँ पर 6 लिखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आप यहाँ पर शान से 6 लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली, वो तो ये वाला 100 जब उधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसको 0.06 ही बना देगा। आप इससे भी सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। इस फॉर्मूले का लॉजिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। F माइनस पी बताता है कि आपने कितना रिटर्न कमाया, तो भाई 100 की चीज आपने ली 98.53 में, यानी आप कितने रुपीस कमा रहे हो, 1.47 कमा रहे हो। कितने लगाकर कमा रहे हो, 98.53, ये आपकी कमाई का परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन ये कमाई का परसेंटेज सिर्फ कितने डेज का है, 91। हमें अगर एनुअलाइज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 365/91 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाकर ये कमाई का परसेंटेज कैसा आ जाएगा परिणाम। आप इसको भी सॉल्व कर लें, आपका आंसर यही आएगा 98.53, ठीक है। आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पीछे सॉल्व दे रखा, आप 2-3 पेज आगे जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगेन इट हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स calculate effective interest per annum as well as the total cost of funds to Bhaskar Limited which is planning a CP issue commercial paper issue। दोस्तों ये है भास्कर लिमिटेड नाम की कंपनी और ये कमर्शियल पेपर का इशू लाना चाहते हैं। इनके लिए हमें कुल मिलाकर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला तो हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो दोस्तों मैं समझाता हूं आखिर इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम और टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स आखिर क्या होता है। लेट अस से कि यहाँ पर जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था कमर्शियल पेपर का, है ना। इस कमर्शियल पेपर की एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पर माना कि इन्होंने 5% का डिस्काउंट दिया है, तो देखने में तो भाई हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 5% है। लेकिन अल्टीमेटली जो यील्ड यहाँ पर पब्लिक ने कमाई है, या फिर अल्टीमेटली जो आपने इफेक्टिवली इंटरेस्ट पे किया है वो 5% नहीं है, वो 5% से ज्यादा है।
बिकॉज अगर आप RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसको रिसीव सिर्फ कितने रुपीज हुए हैं 9500 और उसके बदले में ये दे कितने रहा है 10,000 यानी रिलायंस कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है 500 रुपीज पे कर रहा है कितने रुपीज बोरो करने के लिए 9500 बोरो करने के लिए तो 500 बाय 9500 करते हैं तो ये आता है 5.26% इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज पेइंग फॉर 6 मंथ्स। अगर हम इसे इंटू 12/6 कर देंगे तो 10.526% आता है हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम। इफेक्टिवली हम इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कि 5% का डिस्काउंट 6 महीने और 10% का डिस्काउंट 12 महीने, तो कहने की बात है इफेक्टिवली जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कितना आ रहा है 10.526% आ रहा है हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम। यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालते वक्त बेस फेस वैल्यू 10,000 होती है, बेस 9500 होता है जो असली में रुपया हमें मिला है जिसको हम वापरेंगे, जिसके ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं, राइट। ओके, now let us come on to this question. I think you will be in a comfortable position to solve this question. Okay, इश्यू प्राइस ऑफ कमर्शियल पेपर कितना है 97,550। इस कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज। इसका मेच्योरिटी कितना है 3 मंथ्स। और इसके इश्यू में दूसरे नखरे भी हैं जैसे कि ब्रोकरेज लगेगा, जैसे कि रेटिंग चार्जेस लगेंगे और जैसे कि स्टैंप ड्यूटी लगेगी, राइट। मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है और टोटल कॉस्ट ऑफ फंड कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त हमें ये वाली चीजें यूज करनी है, राइट। इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट करते वक्त ये, और टोटल कॉस्ट ऑफ फंड में ये जो दूसरे खर्चे भी करें ना, ब्रोकरेज, रेटिंग चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। यानी क्या सिर्फ ये ही इंक्लूड होंगे या ये भी इंक्लूड हो जाएंगे? ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। यानी कि यहाँ पर इन सबको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। ओके, तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या होगी? टू कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम। हाँ जी, देखते हैं आखिर इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम कैसे कैलकुलेट होगा। आप अपने आप को दोस्तों भास्कर मानो, लेट अस से यू आर भास्कर लिमिटेड। हाँ जी, आप इश्यू प्राइस कितनी 97,550, यानी कि आपको कितने रुपए हाथ लगेंगे 97,550, और ये 97,550 रुपीज आप कितने मंथ्स तक रख सकते हो 3 मंथ। 3 मंथ बाद आपको कितने में रिडीम करना पड़ेगा 1 लाख में। तो हम निकाल लें यहाँ पर हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम कितना आ रहा है। ओके, इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम है ना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है वो बाद में लिखेंगे, डेटा पहले लिखने दें। हाँ जी, 1 लाख माइनस 97,550, यानी हम इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कैलकुलेटर भी चलाते जाएं, 1 लाख माइनस 97,550, हम कुल कितने रुपीज इंटरेस्ट दे रहे हैं 2450, 2450 रुपीज इंटरेस्ट दे रहे हैं। सवाल ये है कि बेस 1 लाख को लें या फिर बेस 97,550, 97,550, क्योंकि जो आप ब्याज अदा कर रहे हो वो 1 लाख रुपए वापरने के लिए अदा ही नहीं कर रहे हो, आपको सामने वाले से मिले ही सिर्फ कितने 97,550। तो आप तो यही बोलोगे ना, मैंने आपसे एक तरीके से 97,550 रुपीज ही ली और मैं उस पर आपको 2450 का इंटरेस्ट दे रहा हूं। हाँ जी, तो आप इसे सॉल्व करें, है ना। ओके, ये जो आ रहा है अभी आपके कैलकुलेटर में, अगर आपने कैलकुलेटर चलाया होगा, नंबर आया होगा 0.02511। ओके, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये कितने मंथ्स का है 3 मंथ्स का। हमसे उन्होंने क्या पूछा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसा निकालना है पर एनम। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 12/3 कर लेंगे। ओके, इंटू 12/3। सर यहाँ नंबर ऑफ डेज क्यों नहीं किया, आप मुझे बताओ कैसे करेंगे? क्या उन्होंने हमें डेट्स दे रखी? नहीं, अगर डेट नहीं दी है तो फिर तो हम हालात के आगे मजबूर है, हमें मंथ से ही एनुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, ये कितना आता है आंसर, यहाँ पर इंटू 100 की फॉर्मेलिटी और कर लें तो ये आता है 10.046%। तो 10.046% पर एनम होता है हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट। अब अगर आपसे कोई इसका फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर फेस वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आता है दोस्तों हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम 10.046%, ठीक है। एक और चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी, टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। इजीली हो जाएगी दोस्तों टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट। आप सिंपल क्या करो, इफेक्टिव इंटरेस्ट तो आप लिख ही दो क्योंकि वो तो टोटल कॉस्ट ऑफ फंड में आएगा ही आएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट है 10.046%। हाँ जी, आप इसमें ऐड करेंगे दूसरे सारे इशू के एक्सपेंसेस। ओके, इशू एक्सपेंसेस में सबसे पहला हम क्या ऐड कर देंगे,
ब्रोकरेज, दूसरा क्या ऐड कर देंगे, रेटिंग्स, तीसरा क्या ऐड कर देंगे, स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, ओके। ब्रोकरेज दोस्तों कितनी परसेंट दे रखी, 0.15% है, बट फॉर 3 मंथ्स। आप जिसमें जोड़ रहे हो वो 3 मंथ्स का है या फिर वो पर एनम है, पर एनम है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पर एनम बनाना पड़ेगा। पर एनम बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 12/3 यानी 0.15% अगर 3 मंथ्स का है तो फिर 12 मंथ्स का कितना, तो ये आता है दोस्तों 0.60% आता है ब्रोकरेज का खर्चा। ओके, रेटिंग्स का खर्चा ऑलरेडी 0.5% पर एनम है, तो उसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो हम एज इट इज लिख देंगे 0.50%। ओके, स्टैम्प ड्यूटी अगेन 0.175% है फॉर 3 मंथ्स, तो फिर साल भर की कितनी, तो इंटू 12/3 कर दिया, राइट। तो 0.175 इंटू 12/3 करा तो ये आता है 0.70%। ठीक है, ये आता है 0.70%। जिस दिन आप इन सभी का टोटल लगा लेंगे वो दिन आज का ही है। 10.046 प्लस 0.7 प्लस 0.6 प्लस 0.5 यानी कितना आता है, 11.846% पर एनम इज अवर टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, ओके। अब दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को पीछे देखेंगे, ये पीछे सॉल्व दे रखा है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, आप तो बस ये आंसर्स ध्यान रखो, 10.046% और 11.846% पर एनम, और ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीछे दिखा देता हूँ। हाँ जी, देखना इन्होंने क्या करा है, 10.046% तो कैलकुलेट करा ही करा है, उसको राउंड ऑफ करके कितना बोलते हैं, 10.05% पर एनम, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उन्होंने वहां पर एक और दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि मिस्टर सीए, ये जो 10.05% पर एनम आया है, ये कोई कंपाउंडेड एनुअली थोड़ी ना है, ये तो आप कितने मंथ्स में पे कर रहे हो, 3 मंथ्स में, यानी एक तरीके से 10.05% पर एनम हो गया, और कंपाउंडेड कैसा हो गया अभी, क्वार्टरली। और ये जो कंपाउंडेड क्वार्टरली, हम तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, इफेक्टिव, और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअली, आपने पढ़ा होगा बॉन्ड्स वैल्यूएशन चैप्टर में। तो क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो आपको इसमें अभी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस NR/M रेज टू दी पावर m -1, जहां पर ये जो 10.05% है ये तो नॉमिनल रेट हो जाएगी, और उसको डिवाइड बाय m रेज टू दी पावर m, यानी वही कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स कितनी हो गई, 4 करना पड़ेगा, ये वही आ गया 1+1+ और ये -1। तो इस तरीके से इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10.435%, और उसके अंदर जोड़ो 0.6, 0.5, 0.7, तो आंसर आता है 12.235, है ना। इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा सॉल्यूशन तो किया ही किया है, लेकिन मैं अभी इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव भी सोल्यूशन दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में उन्होंने बोला है कि आप तो इंटरेस्ट को 10.046% ही लो, और ये तीनों एज इट इज ऐड कर दो, तो आंसर कितना आता है, 11.846%। और यही वो 11.846% है जो हमारा यहाँ पर अभी आ भी रहा था, ये 11.846 और 10.046 को हमने डायरेक्टली ले लिया, राइट। यानी इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम की ड्यूअल मीनिंग है। ड्यूअल मीनिंग क्या है कि हम आपसे सिर्फ इस सिचुएशन को सॉल्व करके इसका इफेक्टिव पूछना चाहते थे, या फिर हम इसके इफेक्टिव में कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट देकर और फिर कंपाउंडेड एनुअली को इफेक्टिव कहना चाह रहे थे। तो दोनों ही ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट की नजरों में करेक्ट है, बट इंस्टीट्यूट ने जो ज्यादा बार किया है वो यही वाला किया है, तो आप यही वाला करके आ सकते हैं, और इंस्टीट्यूट ने अपने ही प्रैक्टिस मैनुअल में दोनों ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में प्रिंट हुआ था तो उन्होंने सिर्फ यही वाला सॉल्यूशन किया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसे प्रैक्टिस मैनुअल में प्रिंट करा तो उन्होंने दोनों सॉल्यूशंस कर दिए, और दोनों ही सॉल्यूशन करेक्ट है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, एक और क्वेश्चन अभी ऐसा कैसे ही आने वाला है, देखते हैं वहां पर अगर वहां पर आईसीआई ने क्या किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट एंड कंपनी प्लान्स टू इशू कमर्शियल पेपर ऑफ ₹1 लाख एट अ प्राइस ऑफ कितना, 98,000, मेच्योरिटी पीरियड है 4 मंथ्स, और एक्सपेंसेस फॉर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर में ब्रोकरेज, रेटिंग, स्टैम्प ड्यूटी का ये रहा खर्चा। फाइंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम एंड द कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगेन वही दो चीजें पूछी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखना एक प्रॉब्लम है। चलो हम एक काम करते हैं, ये नहीं सोचते क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो कैलकुलेटर पे क्या करेंगे आप, फेस वैल्यू कितनी है
1 लाख, लेकिन हम कितने में इशू कर रहे हैं 98,000, यानी कितना इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 2000, कितने रुपए वापरने या यूटिलाइज करने के बदले में 98,000। ओके, तो ये आता है 0.020408। ओके, ये जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं ये कितने समय के लिए दे रहे हैं 4 मंथ्स। तो अगर ये 4 मंथ्स के लिए तो फिर साल भर के लिए कितना, तो इंटू 12/4 कर देंगे, इंटू 12/4 कर दो और इसको इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम कितना आ गया है 6.122 यानी 6.12%। ये देखो यहाँ पर यही आंसर भी लिखा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट 6.12% पर एनम। ये मई 2012 का क्वेश्चन है, तब इंस्टीट्यूट ने 6.12% ही आंसर दिया और ऐसी कोई कलाकारी नहीं दिखाई थी कि अभी हम इसको भी पर एनम की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे। ठीक है, ओके, बट ऑल्टरनेटिवली क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में दिया तो वो भी किया जा सकता है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन एग्जाम में प्रिंट हुआ था इसमें आईसीआई से गलती हो गई, उन्होंने इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम तो पूछ लिया और वो हमने निकाल भी दिया। नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स में ये सारी चीजें भी ऐड होती है, हाँ होती है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो ये डेटा दिया था और इस क्वेश्चन में जो ये डेटा दिया उसमें अब डिफरेंस आ गया। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हर डेटा का टाइम पीरियड भी डिफाइन किया था, लेकिन इस बार वो टाइम पीरियड प्रिंट करना भूल गए। अब आप एग्जाम में बैठे आप सिंपल क्या करेंगे, आपके पास दो अजम्पशन है, या तो आप इन सभी का टाइम पीरियड कितना मान लें 4 मंथ्स, या फिर आप ये बोल दें क्योंकि आपने टाइम पीरियड नहीं दिया है तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं पर एनम। इंस्टीट्यूट आपके आगे नतमस्तक हो गई और उन्होंने कहा बच्चे दोनों में से जो अजम्पशन ले ले हम उनको मार्क्स देंगे। ये इंस्टीट्यूट का खुद का लिखा हुआ नोट है। फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड्स, मतलब वो टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ईदर अज्यूम एक्सपेंसेस एज पर एनम और फॉर 4 मंथ्स पीरियड। आपकी मर्जी हो बच्चों तो आप इसको पर एनम मान लो, आपकी मर्जी हो तो आप इसको 4 मंथ्स का मान लो, है ना। 2 मिनट के लिए अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये सब पर एनम है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर ऐड कर दूंगा 6.12% में 0.10%, 0.60% और 0.15%, है ना। इन सभी को ऐड करके दोस्तों बताएं 6.12 प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट, यानी आता है कितना 6.97% आता है। ठीक है, तो दोस्तों 6.97% इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं कि आप इन सबको 4 मंथ्स का माने, अगर इनको 4 मंथ्स का मानते हैं तो इनको पर एनम बनाने के लिए 12/4 करना पड़ेगा और फिर आप इसे 6.12 में ऐड कर देंगे तो वो आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, आईसीआई ने अपने सोल्यूशन में 6.97 ही लिखा, उन्होंने तो मान लिया कि ये हम मान रहे हैं कि साल भर का है, लेकिन बच्चे इसे 4 मंथ्स का माने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, मैं इसको लिखकर सॉल्व कर रहा हूँ या ये आपसे हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करना 6.12% लेना और बाद में तीनों चीजें ऐसे ऐड कर देना इस स्टाइल में जैसे मैंने ऐड करी, योर आंसर वुड बी 6.97%। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स आ जाएगी 6.97%। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारे न्यू सिलेबस एडिशन 2021 के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और ये ओल्ड सिलेबस के भी प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन था। जेड कंपनी लिमिटेड इश्यूड कमर्शियल पेपर वर्थ ₹10 करोड़ एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। जेड कंपनी ने कुछ कमर्शियल पेपर इशू करे हैं कितने के, वर्थ 10 करोड़ के एज पर द फॉलोइंग डिटेल। इशू इन लोगों ने किया 16 जनवरी के दिन और डेट ऑफ मेच्योरिटी कब है 17 अप्रैल। तो दोस्तों हम इसका ड्यूरेशन इजीली काउंट कर सकते हैं। ड्यूरेशन काउंट करने का रूल मैं आपको बता देता हूं कि दोनों डेट को इंक्लूड करना है या दो में से एक डेट छोड़नी पड़ेगी, दो में से एक डेट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि हम 16 जनवरी को काउंट करते हैं, 17 अप्रैल को छोड़ देंगे, है ना। तो 31 होता है ना, जनवरी 31 का होता है, 31 माइनस 16 कितना होता है 15, लेकिन 15 में आपको +1 करना पड़ेगा क्योंकि आप 16 से लेकर 31 तक को काउंट करोगे अगर फिंगर पर, तो 16 से लेकर 31 तक काउंट करोगे तो वो 16 ही आएगा ना। 31 माइनस 16 15 होता है, लेकिन उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, 16 आ गया, फिर फरवरी के कितने हो जाएंगे 28 डेज। ये लीप ईयर तो नहीं है ना, नहीं वो तो 2020। ओके, तो 44 आ गया, फिर 28 डेज ले ली फरवरी के, मार्च के ले लो आप 31 डेज और अप्रैल के 17 की जगह 16 डेज लो क्योंकि हम वहां पर इंक्लूड कर चुके थे। यानी नंबर ऑफ डेज कितने आ जाते हैं दोस्तों 91 डेज, है ना। ओके, आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज। ओके दोस्तों, इन्होंने ऑलरेडी हमें प्रिंट करके दे रखे थे 91 डेज। खैर अच्छा हुआ, अगर ये नहीं भी प्रिंट करते तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कितनी है 12.04% पर एनम। What was the net amount received by the company on issue of commercial paper? Charges of intermediary may be ignored। तो वो तो खैर दिए ही नहीं तो हमें इग्नोर ही करना है।
हमें बताना है कि नेट अमाउंट आखिर कंपनी को कितना रिसीव होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो कमर्शियल पेपर इश्यू होता है क्या वो फेस वैल्यू पर होता है या वो डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पर होता है? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पर होता है ना, ब्याज काट कर कमर्शियल पेपर इश्यू होता है। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पर दो तरीके, या तो आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और या फिर आप यहाँ पर वो जो ईल्ड वाला फॉर्मूला मैंने बताया, ईल्ड इज इक्वल टू एफ माइनस पी बाई बी, वो फॉर्मूला लगा दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से चलते हैं, है ना। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.04%, है ना। और नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 91 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। वैसे तो रेज टू दी पावर एन होता है, लेकिन पावर के लिए आपको कंपाउंडिंग चाहिए, यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं हो रही, तो n बाय 12, n बाय 12 लिखूं या n बाय 365? 365, क्योंकि उन्होंने हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। ठीक है, ओके, तो दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू की जगह आ जाएगा 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1204, है ना। 12.04% यानी 0.1204 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365। आप इसे सॉल्व कर लें, है ना। तो 0.1204 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365 प्लस 1, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय दैट, तो ये आता है आंसर ₹9.70857, 70857, 9.70857 आता है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट की डिक्शनरी में अवेलेबल है। वो दो तरीके कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट कितनी लिखी है? 12.04% पर एनम। तो कोई बच्चा ये अज्यूम कर सकता है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये कूपन इंटरेस्ट है। ये क्या है? ये कूपन इंटरेस्ट है। अगर ये कूपन इंटरेस्ट है तो फिर 12.04% सीधे पता है किस पर अप्लाई होगा? 10 करोड़ पर अप्लाई होगा। अभी जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है उसमें जो इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है ना, जब आप इस डिनोमिनेटर को इधर लेकर जाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू में अप्लाई होगा। यानी अभी हमने क्या मानते हुए सॉल्व किया है कि ये क्या है? ये इफेक्टिव इंटरेस्ट है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर आप इसको कूपन इंटरेस्ट मानते हो तो फिर सोल्यूशन अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं कि हम इस इंटरेस्ट को इफेक्टिव माने या कूपन माने। इंस्टीट्यूट पहले इसे इफेक्टिव इंटरेस्ट ही मानता था, और मेरे पास उसका रीजन भी है कि उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट क्यों मानना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 12% लिखी है, 12 पॉइंट कुछ परसेंटेज, 12 पॉइंट सम ऑड परसेंटेज लिखी है, विच इंप्लाइज की ज्यादा चांसेस हैं कि दैट इट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अगर कूपन इंटरेस्ट होता तो ये 12 होता या 12.5 होता या 13, ऐसा थोड़ा राउंड नंबर होता तो फिर भी हम कूपन की तरफ इंक्लाइंड होते। बट ज्यादा करके क्योंकि फ्रैक्शनल आ गया तो इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट मानना ज्यादा करेक्ट अप्रोच है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इसका आंसर आता है, अगर हम इसे इफेक्टिव मानते हैं ना तो फिर ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अगर आप इसको कूपन मानते हो तो फिर सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। अगर कूपन मानते हो तो फिर देखना कैसे सॉल्व होगा। फिर 10 करोड़ का 12.04% कैलकुलेट किया जाएगा, पर ये साल भर का होगा, तो 91 डेज का कितना? ओके, तो जरा इसको भी सॉल्व करके देख लें। तो ये आता है 30.017, 30.017 क्या हो गया? इंटरेस्ट, राइट। मतलब 0.3001, और इसमें से आप 10 करोड़ माइनस कर दें तो फिर आंसर आएगा कितना? 9.6998 करोड़ आएगा, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने यही वाला आंसर किया हुआ, यानी इसको इफेक्टिव ही माना, इसको कूपन नहीं माना है। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो उन्होंने एग्जाम में पूछा है और इसमें उन्होंने बोल दिया है कि अगर बच्चे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको कूपन मानकर करते हैं तो ये आंसर, और उसको इफेक्टिव मानकर करते हैं तो ये आंसर। इस क्वेश्चन के लिए मेरी फाइनल रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा है तो आप इसे एज्यूम कर लें कि ये क्या है? इफेक्टिव इंटरेस्ट है। इफेक्टिव इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने यहाँ पर किया है उसे आप ना करें एग्जाम में। ओके, तो 9.70857 इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ओके, 12.04% आ गया यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12.04% तो साल भर का है, तो 91 और 365 का कितना हो जाएगा? इतना। ओके,
और उन्होंने देखो ये 10 करोड़ पर अप्लाई नहीं करा है, उन्होंने यहाँ पर डिवाइड बाय 100 प्लस 3.002 किया है। तो आप इन चक्करों में मत उलझो। उन्होंने ये माना है कि ये जो 10 करोड़ से वो 100 के बराबर नहीं, वो 100 प्लस इंटरेस्ट के बराबर है। तो उन्होंने पहले इस फेस वैल्यू को डिवाइड किससे कर लिया, 100 प्लस इंटरेस्ट से, राइट। यानी कि ये क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, प्रेजेंट वैल्यू बन गया, और प्रेजेंट वैल्यू पर उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर उनसे टैली हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट 3.002 नहीं आ रहा है। हमने जो करा वो एकदम एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, ये देखो उन्होंने ऐसे ही किया भाई, ये अपन ने करा ना वैसे ही करा है। ये 9.70855, ठीक है, 9.70855, 9.70857, हल्का फुल्का डिफरेंस है, विच इज टॉलरेबल डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों मई 2014 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। हाँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसको मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एक ही चीज है कि ये जो इंटरेस्ट है क्या है, कूपन है। इंस्टीट्यूट ने उसे क्या बोला, इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव बोला, क्योंकि वो फ्रैक्शनल है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें इंस्टीट्यूट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 तरीके से अप्लाई कर दिया कि आप इसको फेस वैल्यू मानो तो क्या, और अगर आप इसको इफेक्टिव मानो तो क्या, और एक और एडजस्टमेंट है उसके अंदर, ऐसा करो तो क्या, वैसा करो तो क्या। ओके, इस क्वेश्चन में बिकॉज इट इज फ्रैक्शनल इट शुड बी इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, AXY Limited is able to issue commercial paper of rupees 50 lakh every 4 months at a rate of 12.5% per annum. Okay. तो दोस्तों ये लोग 50 लाख रुपीस के कमर्शियल पेपर इशू करते हैं हर कितने मंथ्स में, 4 मंथ्स में। कितने परसेंट पर, 12.5% पर। यहां पर जाकर डाउट आता है कि क्या ये 12.5%, क्योंकि एक राउंड नंबर है तो क्या ये कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हाँ तो फिर वैसा सॉल्व करेंगे, नहीं नहीं ये तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर उसको वैसा सॉल्व करेंगे। आईसीआई ने दोनों ही सोल्यूशन करे हुए हैं और बोला है दोनों ही करेक्ट है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कमर्शियल पेपर इशू इज ₹2500 पर इशू। AXY Limited is required to maintain line of credit ₹1,50,000 in bank balance. The applicable income tax rate for AXY Limited is 30%. What is the cost of funds after taxes to AXY Limited फॉर कमर्शियल पेपर इशू? हमसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी सिर्फ इंटरेस्ट की बातें होंगी या दूसरे भी तमाम खर्चे जुड़ेंगे, दूसरे भी तमाम खर्चे। लेकिन सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंड्स पूछा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स आफ्टर टैक्सेस, आफ्टर टैक्सेस तो जो भी हम खर्चे करेंगे उसको हमें आफ्टर टैक्स भी करना होगा। द मैच्योरिटी ऑफ कमर्शियल पेपर इज 4 मंथ्स, वो तो बोलने की बात ही नहीं थी, यहाँ पर लिखा हुआ ही था एवरी 4 मंथ्स। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको लिखकर सॉल्व करवाता हूँ, देखना है कैसे सॉल्व होगा। ओके, लेट अस से ये है कंपनी AXY लिमिटेड और ये हर बार कमर्शियल पेपर इशू करती है। कितने का है वो कमर्शियल पेपर, ₹50 लाख का। ओके, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, है ना। मैं इसको यह मानकर सॉल्व करवा रहा हूं कि ये इफेक्टिव है। अगर अपन इसको कूपन मानेंगे तो भी सोल्यूशन हो जाएगा और वो भी करेक्ट है आईसीआई की नजरों में। मैं इसको इफेक्टिव मान रहा हूं, अल्टरनेटिवली कूपन भी मान सकते हैं। ठीक है, ओके। इश्यू के एक्सपेंसेस कितने हैं, 2500। इस कमर्शियल पेपर की लाइफ कितनी है, 4 मंथ। और एक पॉइंट और जबरदस्त यहाँ पर क्वेश्चन ने लिखा था, वो ये था AXY लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइन ऑफ क्रेडिट ₹1,50,000 इन बैंक बैलेंस। यानी कि अगर आपको कमर्शियल पेपर इशू करना है तो आपको बैंक में 1,50,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर बैंक बैलेंस, आपको बैंक में जो बैलेंस मेंटेन करना है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट बैलेंस टू बी मेंटेन, वो है 1,50,000। ओके, और एक चीज और लिख लेते हैं कि टैक्स रेट कितनी है, 30%। व्हाट डू वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड्स, हमें कैलकुलेट करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, देखना कैसे। हम ये कमर्शियल पेपर दोस्तों किसको इशू कर देंगे, पब्लिक, जनता को हम ये कमर्शियल पेपर इशू कर देंगे।
जब हम ये कमर्शियल पेपर उन्हें इश्यू करेंगे तो इसके बदले में वो लोग हमें रुपए देंगे। ओके, क्या दोस्तों कमर्शियल पेपर में जब हम उन्हें 50 लाख का कमर्शियल पेपर देंगे तो क्या वो हमें रुपए 50 लाख पूरे देंगे या ब्याज काट के देंगे? ब्याज काट के देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर वो हमें कितना देंगे, राइट? तो 2 मिनट के लिए आप क्या करो, ये बाकी सारी चीजें भूल जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरेस्ट के अलावा, इश्यू एक्सपेंसेस इंटरेस्ट के अलावा, लाइन ऑफ क्रेडिट इंटरेस्ट के अलावा, टैक्स रेट उसके अलावा है। ओके, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिर हमारा इश्यू प्रोसीड्स कितना आएगा। तो इश्यू प्रोसीड्स एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इंटू एन बाय 12। यहाँ पर हमें 12 से जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ड्यूरेशन मंथ्स में डिफाइन कर रखा है। फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 लाख डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.125 इंटू एन बाय 12 यानी कि 4/12, राइट? ओके, आप इसे जरा कैलकुलेट कर लें। 0.125 इंटू 4/12 प्लस 1, तो ये आता है कितना? 48 लाख, राइट? तो इश्यू प्रोसीड्स मिलेगी आपको 48 लाख, लेकिन आपको पब्लिक को लौटाते हुए कितने लौटाने? 50 लाख। यानी इसका सरल शब्दों में मतलब ये हुआ कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट हमें पे करना है कितना? 2 लाख रुपीस हमें इंटरेस्ट पे करना है। इज दैट क्लियर? ओके, ये था ऑल्टरनेटिव 1 जहां पर हम इसे क्या माने? इफेक्टिव इंटरेस्ट। ऑल्टरनेटिव 2 हम इसे क्या मान लें कि नहीं, ये क्या है? कूपन इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में उसकी बराबर प्रोबेबिलिटी, बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, राइट? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में उन्होंने सिंपल क्या लिखा हुआ है? AXY is able to issue commercial paper of 50 lakh every 4 months at the rate of 12.5% per annum. So question's language is very neutral whether it is effective rate or it is coupon rate, right? इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्योंकि ये फ्रैक्शनल था तो इसलिए इफेक्टिव मानना ज्यादा बेहतर था, बट ICAI ने यहाँ पर बोला आप इफेक्टिव मानो तो भी चलेगा और आप कूपन मानो तो भी चलेगा। हाँ, इफेक्टिव माने तो कितना आता है इंटरेस्ट? 2 लाख रुपीज, राइट? इफ इफेक्टिव इंटरेस्ट इज एज्यूम, राइट? अगर आप इसको कूपन मानो ना तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप कूपन इंटरेस्ट मान रहे हो तो कूपन मानोगे तो इससे सिंपल सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। कूपन में सिंपल आप क्या बोलोगे? भाई 50 लाख का कमर्शियल पेपर है, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको? कूपन इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर मिलता है 12.5%, लेकिन क्योंकि 4 मंथ्स के लिए ले रहे हो तो 4/12। हाँ जी, तो 50 लाख इंटू 12.5% इंटू 4/12 यानी आ जाता है 208,333, राइट? 2,08,333 आ जाता है इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये दोनों ही इंटरेस्ट के अमाउंट ICAI ने करेक्ट ठहराए हुए। अब मैं दोनों में से किसी एक इंटरेस्ट अमाउंट को लेकर आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करवा देता हूं, ठीक है? ओके, हाँ जी, हम अज्यूम कर लेते हैं 2,08,333। इससे करवा देता हूं, फिर मैं 2 लाख से भी करवाऊंगा, दोनों से करवाऊंगा, ठीक है? ओके, एज्यूमिंग की 2,08,333 इंटरेस्ट है, तो आप जरा ये कैलकुलेट करो कि कंपनी के हाथ में अभी कितने रुपए आएंगे। तो 50 लाख का कमर्शियल पेपर है, उसमें 208,333 हमने ये इंटरेस्ट काट दिया, यानी कि नेट कितना रिसीव हुआ? कैलकुलेटर में देखें 4,791,667 रिसीव हुआ कंपनी को। लेकिन कंपनी को इतने भी रुपए रिसीव हुए क्या? नहीं, कंपनी के उसमें से कुछ दूसरे भी एक्सपेंसेस हुए, जैसे इश्यू एक्सपेंसेस हुए 2500, तो ये प्रोसीड्स कम हो गई 2500 से। फिर इसी के साथ साथ कंपनी को लाइन ऑफ क्रेडिट भी मेंटेन करना है, तो वो इस पैसों में से 1,50,000 तो जाकर बैंक में ही जमा कर देगी। यानी नेट पैसा जो कंपनी वापरेगी, यूज करेगी, वो आ रहा है 4639,167। ओके, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं, 4639,167 is the fund that would be utilized by the company। अब कंपनी क्या बोलेगी? अगर आपको मेरा कॉस्ट ऑफ फंड कैलकुलेट करना है तो जितना पैसा मैंने वापरा है उसी को बेस बनाओ। तो कंपनी ने कितना वापरा है? 46,39 ही वापरा है, क्योंकि वापस से 50 लाख में से 208,333 तो ब्याज ही कटा, नेट कितना मिला? 4791,667। फिर 2500 उसमें से इश्यू के एक्सपेंसेस कट गए, और फिर उसके बाद 1.5 लाख रुपए हमने बैंक के लाइन ऑफ क्रेडिट में जमा कर दी।
सर ये बैंक का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है 1,50,000 वो कोई एक्सपेंस थोड़ी ना है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वो एक्सपेंस नहीं, बट आज हमारे पास से तो पैसा आ गया, यानी नेट फंड जो हमें यूज करने को मिला, वापरने को मिला, वो तो कम ही मिला। तो मैं तो यही मानूंगा ना कि मुझे तो इतने ही रुपए मिले और इतने के बदले में मुझसे इतनी कॉस्ट ली गई है, ठीक है। तो इसलिए मेरा बेस तो यही आएगा 46,39,167। जहां तक खर्चों का सवाल है तो ये जो 20833 है, 208,333 ये भी मेरा खर्चा है, 2,500 भी मेरा खर्चा है, राइट। मुझे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं निकालना, कॉस्ट ऑफ फंड्स। क्या ये 1,50,000 मेरा खर्चा है? नहीं है। ये 1,50,000 आज मैंने बैंक में जमा करे, जब तक मेरा कमर्शियल पेपर चल रहा है तब तक ये पैसे वही है। जिस दिन मैंने कमर्शियल पेपर रिडीम करा 1,50,000 लौट कर मेरे पास आ जाएंगे। सो इट इज नॉट माई एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस में नहीं आएगा। बस इसने क्या करा, मेरे इनिशियल अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, मुझे 1,50,000 कम वापरने को मिला। तो ये मैंने नुकसान एक तरीके से कहां पर इनकॉर्पोरेट कर लिया, मेरा बेस अमाउंट कम करके। बेस अमाउंट अगर कम रखूंगा तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ी बढ़कर आएगी, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंड्स पूछा होता तो हम क्या करते, 208,333 प्लस 2,500 और डिवाइडेड बाय ये कर देते नीचे का डिनोमिनेटर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, आफ्टर टैक्स, यानी ये जो खर्चे हुए हैं अभी हमें इन खर्चों को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर टैक्स। तो सिर्फ इश्यू एक्सपेंसेस आफ्टर टैक्स होंगे, इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। तो हम इसको इंटू 0.7 कर देते हैं और अब डिवाइड कर लेते हैं 46,39,167 से। एक और बात, ये जो चीज आई है ये अभी साल भर की आई है, सिर्फ 4 मंथ्स की, ये 4 मंथ्स की। तो हम इसको इंटू 12/4 और इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 12/4 इंटू 100, यानी आंसर आता है 9.54%, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसका सोल्यूशन 9.54% आ रहा है क्या। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ओके यस 9.54% आ रहा है दोस्तों आंसर। देखें आप यहाँ पर 50 लाख रुपीस, 12.5% 4 मंथ्स 20833। इस बार जो इंटरेस्ट लगाया वो उन्होंने कूपन मानते हुए लगाया है, राइट। इश्यू एक्सपेंसेस 2,500, 1,500, 46,39,167 ही हमें वापरने को मिले हैं, हाँ। और अब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं 210,833, यानी इन दोनों को जोड़ लिया, आफ्टर टैक्स कर लिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 9.54%, ठीक है। 2 मिनट के लिए अभी इस अल्टरनेटिव पर मत आइए, मैं एक और अल्टरनेटिव है, ये रहा, आप इसे देखें। Since commercial paper is a discount instrument, it can also be presumed same shall be issued at discounted price. Accordingly, answer shall be as follows. यानी कि अगर वो 12.5% को हम इफेक्टिव इंटरेस्ट मानते हैं तो फिर इश्यू प्रोसीड्स आएगी 48 लाख, 50 लाख है हमारा कमर्शियल पेपर का फेस वैल्यू, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 2 लाख। बस बाकी पूरा सोल्यूशन सेम है। तो देखना दोस्तों यहाँ पर हम कैसे करते, आप अपना भी सोल्यूशन कर लो 2 लाख वाला। 2 लाख में एक तो ये चेंज हो जाएगा, दूसरा है बेस अमाउंट भी चेंज होगा, हम दोनों ही चेंज कर लेते हैं। चलो तो पहले अपन ये तो 2 लाख ही हो जाएगा डायरेक्टली, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। ओके तो 50 लाख में से आप 2 लाख का ब्याज काट लो, नेट कितना मिला 48 लाख, उसमें से कितने जाएंगे 2,500 का इशू एक्सपेंसेस और कितने जाएंगे 1,50,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि कितना आ जाएगा 46,47,500 और ऊपर ये कितना हो जाएगा 2 लाख, राइट। चलिए अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, 46,47,500 था ना वो, तो 2 लाख प्लस 2,500 और उसको आफ्टर टैक्स कर लो और डिवाइडेड बाय 46,47,500 है ना, इंटू 100 और इंटू 12/4, तो ये आता है 9.15% आता है आंसर। ये ओके कुछ कैलकुलेशन एरर है यहाँ पर, ये देखो 202500 आ रहा है और ये 44,47,500 आ रहा है। ये 44,47,500 कैसे आ रहा है 44,47,500, ये यहाँ पर जरा आप सॉल्व करें। इश्यू प्राइस उन्होंने लिखी है 48 लाख और उसमें से माइनस कितना कर लिया 2 लाख, बस ये इन्होंने गलत कर दिया, राइट। यहाँ पर इश्यू प्राइस 48 लाख में से फिर इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत क्या थी, जब क्योंकि इश्यू प्राइस जो है आप ऊपर एक तरीके से तो बोल रहे हो ना कि ये डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिज्यूम दैट सेम शैल बी इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। हाँ तो इश्यू प्राइस है 48 लाख और आप इसको रिडीम कितने में करोगे 50 लाख में, तो आपने 48 लाख यानी डिस्काउंटेड में इशू तो कर दिया, उसमें फिर से ब्याज माइनस की करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से ही दोस्तों कॉपी किया हुआ है और ये गलत है। इसमें आप सिंपल सा क्या करेक्शन कर लें,
यहां पर आप इश्यू प्राइस की जगह लिख लें फेस वैल्यू, है ना। ये दोस्तों जानबूझकर एज इट इज प्रिंट करना पड़ता है इंस्टीट्यूट के जैसा, ताकि आपको ध्यान रहे कि इंस्टीट्यूट ने ये सोल्यूशन प्रिंट करा हुआ है, लेकिन वो गलत है तो उसमें करेक्शन आखिर क्या है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 50 लाख और ये यहाँ पर आ जाएगा 4647,500। तो यहाँ पर आ जाएगा 4647,500 और अब आप इसे करेक्ट कर लें, जो हमने निकाला था वो करेक्ट था बिल्कुल। डिवाइडेड बाय 46 47,500 इंटू 12/4 इंटू 100, 9.15 आ रहा था अपना, वो करेक्ट है। 9.15% है ना। अभी आप इस पर ध्यान मत देना है, नीचे वाले पर, ये एक अलग कहानी है, ठीक है। आप इस पर ध्यान मत देना, ये एक अलग कहानी, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में, ओके। तो सर फिर ये दो दो आंसर हो गए, तो हमको एग्जाम में कौन सा करना है। आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर ये पहले वाले सोल्यूशन से जाएं। ये जो फर्स्ट वाला सोल्यूशन था ना 9.14%, दिस शुड बी डन इन द एग्जाम, क्योंकि ये वाला सोल्यूशन उन्होंने उनका जो ओरिजिनल क्वेश्चन जब एग्जाम में प्रिंट करा था तब भी सोल्यूशन था, बाद में उसको प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटेरियल में लाते वक्त उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर दिए, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इसके अंदर एक और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे दिया, जो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मेरी नजरों में गलत है। मैं आपको समझा देता हूँ कि वो ऑल्टरनेटिव क्या है। देखो इश्यू प्राइस तो वही ले लिए 50 लाख, इंटरेस्ट भी वही ले लिया 208, यहाँ पर इश्यू के एक्सपेंसेस भी वही, लाइन ऑफ क्रेडिट भी वही, ये भी सब वही है, राइट। बस उन्होंने यहाँ पर ये एक पॉइंट नया ले लिया, राइट। देखना वो एक पॉइंट उन्होंने नया यहाँ पर क्या ले लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले ली है उन्होंने 1,50,000 की। उनका ऐसा कहना है कि ये 1,50,000 जो हमने बैंक में जमा करे हैं वो 1,50,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पैसा हाथ नहीं लगा, तो वो पैसा काश हमारे हाथ लग जाता तो हम उससे कुछ कर पाते। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने परसेंट से लेंगे, 12.5% से ही लेंगे। तो उसकी 12.5% से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लो और 4/12 कर लो 4 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगा 6250। मेरी ओपिनियन में अब उन्होंने क्या करा है, 6250 को यहाँ पर कॉस्ट मान लिया, बीइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन्होंने यहाँ पर इसे कॉस्ट मान लिया। मेरी नजरों में ये गलत है। ऑलरेडी ये जो 1,50,000 है ये आप उसी अमाउंट में से पे कर रहे हो ना, 50 लाख में से ही माइनस कर रहे हो आप और ये निकाल रहे हो, तो 1,50,000 कोई आपकी जेब के थोड़ी ना लगे। ये 1,50,000 आए किस में से, 50 लाख में से, और इस 50 लाख का हम पूरा ब्याज कंसीडर ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो एक तरीके से 1,50,000 का हम इंटरेस्ट जाने जाने में कंसीडर कर चुके हैं। जब आपने ये जो इंटरेस्ट निकाला है ना, ये इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर है और उसी अमाउंट का हिस्सा है 1,50,000। तो उस 1,50,000 पर फिर से एक्सपेंस निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब ये तो डबल हो गया कि मैंने किसी से 1 लाख लिए और मैं उसको 12% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेट अस से 12,000, पर उसने बोला भाई ये 1 लाख मेरे पास ही रखने पड़ेंगे तुझे, मतलब तुम मुझसे 1 लाख उधार ले तो मुझे 12% इंटरेस्ट देना, पर ये 1 लाख वापस से मेरे पास रख देना। तो मैं बोलूंगा अरे मेरा तो नुकसान हो गया, 12% तो मैं तुझे इंटरेस्ट दे रहा हूँ और फिर ये जो 1 लाख मैंने तेरे पास रखे हैं इसका भी 12%, तो मेरा तो कॉस्ट 24% हो गई, जबकि कॉस्ट 24% है ही नहीं, कॉस्ट तो वही 12% है। 1 लाख मैंने उससे लिए, मैंने वही 1 लाख उसके पास जमा कर दिए, बाद में जब लौटाने की बारी आई तो 1 लाख रिलीज हो जाएंगे, मैं वो 1 लाख के 1 लाख उसको दे दूंगा, ऊपर से 12,000 दे दूंगा, तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट तो 12,000 ही हुई, राइट। तो इन माय ओपिनियन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करने वाला सोल्यूशन गलत है। बस यही उन्होंने आगे भी करा हुआ है, ये 6250 उन्होंने यहाँ पर ऐड करके एक और सोल्यूशन बना दिया है, तो ये गलत है। आई वुड से कि आप सारे सोल्यूशंस को यहाँ पर इग्नोर कर दें, बस इसी सोल्यूशन को आप करेक्ट माने 9.54%, और ये वही आंसर है जो हमने पहली बार करा था, राइट। यहाँ पर हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट ले लिया था और ये इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया था, ठीक है। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये हमारे न्यू सिलेबस एडिशन 2021 के स्टडी मटेरियल में है। वंडरलैंड लिमिटेड हैज एक्सेस कैश ऑफ ₹20 lakhs व्हिच इट वांट्स टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आज इनके पास नगद रखे हैं दोस्तों 20 लाख रुपए और ये कहीं लगाना चाहते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट विल बी ₹50,000। इन इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो कितने होंगे, 50,000 होंगे। द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड ऑफ कितना परसेंट, 9%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर भी हम पैसा लगाएंगे वहां पर हम 9% पर एनम कमाएंगे। द कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू दी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 5%। यहाँ पर कायदे से उनको प्री टैक्स वर्ड ही नहीं लिखना था क्योंकि उन्होंने टैक्स रेट हमें दी ही नहीं है।
तो हमें ये बताना है कि आखिर कितने समय तक वो पैसा लगाकर रखे ताकि वो जिंदगी में कितना कमा ले, 5% कमा ले। दूसरा, द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो रहा है, आखिर इस खर्चे को निकालने के लिए हमें कम से कम कितने समय तो रखना ही पड़ेगा। तो जिसने फर्स्ट पॉइंट कर लिया उससे सेकंड भी हो जाएगा, हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे होगा। हाँ जी, कंपनी को कितना कमाना है, 5% कमाना है। ओके, और यूं आप कितना कमा लेते हो, 9%, है ना। 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि कंपनी को कितना कमाना है। आप तो ये देखो कि अज्यूमिंग की कंपनी पूरे 1 साल के लिए पैसा लगाती तो कितना कमाती, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो कंपनी ने 2 मिनट के लिए अगर ये पैसा साल भर के लिए लगाया तो कंपनी इस 20 लाख पर कितना परसेंट कमा लेगी, 9% पर एनम कमा लेगी। लेकिन इसमें से उन्हें कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा, 50,000 का खर्चा करना पड़ेगा। ये एक तरीके से क्या आ जाता है, कंपनी की इनकम आ जाती है कि कंपनी कितना कमाएगी। अगर यही कमाई हमें परसेंटेज में निकालनी है तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको 20 लाख से डिवाइड कर देंगे, है ना। भाई 20 लाख का हमने कितना परसेंट कमाया, 9%, लेकिन उसमें से हमने 50,000 खर्चा कर दिया तो नेट कितना कमाया, 1,30,000, और 1,30,000 कितने लगाकर कमाए, 20 लाख, राइट। तो ये आता है हमारा आंसर, राइट। अब बस यहाँ पर एक ही तो चीज है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है द कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न अ इनकम ऑफ कितना परसेंट, 5%। बस सिंपल, समझदार स्टूडेंट समझ गए। यहाँ पर आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में टारगेट सेट कर दो कि भाई मैंने कितना कमाना है, 5%। अब उस केस में आपको क्या पूरे 12 मंथ्स रखना पड़ेगा, 12 मंथ से कम समय, 12 मंथ से कम समय। आखिर वो कितने समय रखना है, लेट इट बी डिनोटेड बाय पी एंड लेट इट डिवाइडेड बाय 12, ताकि ऐसा करने से जो आपको 9% की कमाई मिलेगी वो उतने ही समय मिलेगी, और उतने समय मिलकर मतलब वो कितना समय वो भी निकालना है, उसमें से 50,000 का खर्चा निकल जाए, 20 लाख से डिवाइड हो जाए, वो कितना आ जाना चाहिए, 5% आ जाना चाहिए, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करो कि ये जो 20 लाख है पहले इसको 5% से मल्टीप्लाई कर दो और ये -50,000 इधर लाकर प्लस कर दो। जरा कैलकुलेटर पे करो दोस्तों, 20 लाख का 5% यानी कितना होता है, 1 लाख। फिर ये -50,000 इधर लाकर ऐड कर दो तो कितना हो जाता है, 1,50,000। ओके, फिर अब इसके बाद क्या करो, ये लिख लो इक्वेशन, 1,50,000 इज इक्वल टू 20 लाख इंटू 0.09 इंटू पी बाय 12। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, इंटू 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20 लाख डिवाइडेड बाय 0.09, तो ये p इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 10, यानी कि 10 मंथ्स आता है। हमें 10 मंथ्स रखना पड़ेगी चीज को, अगर हमें कितना कमाना है, 5% कमाना है तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कमाना है या नहीं कमाना है, नहीं कमाना है। कितना परसेंट कमाना है, नहीं कमाना मतलब 0%, यानी कुछ नहीं करना है। जहां पर अभी आपने 5% रखा वहां पर आप क्या रख दोगे, 0%, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सीधे इसके सोल्यूशन पर लिए चलता हूं। ओके, ये देखें, प्री टैक्स इनकम रिक्वायर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख, तो 20 लाख का 5% हमें कमाना है, यानी हमें 1 लाख कमाना है। तो इन्होंने इक्वेट 1 लाख से कर दिया, हमने 5% लिखा था और नीचे डिनोमिनेटर में 20 लाख लिखा था, उन्होंने मल्टीप्लाई करके ही 1 लाख लिख दिया। 20 लाख इंटू 9% इंटू पी बाय 12 -50,000, आंसर आता है 10 मंथ्स। ब्रेक इवन अगर करना है तो 1 लाख रुपए भी नहीं कमाना है, 0 कमाना है। 0 से आप उसको इक्वेट कर दो और सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 3.33 मंथ्स, ठीक है। आप यहाँ पर अपन अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। आप यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर इसको 0% आप अज्यूम कर लो, तो 20 लाख उधर जाएगा, 0% से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, -50,000 उधर जाएगा तो +50,000 हो जाएगा, राइट। यानी इसका मतलब है कि ये यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पर 1 हटा दिया तो ये कितना बन गया, 50,000 पता। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, 50,000 और ये 12 को ऊपर ले आओ, इन दोनों को नीचे ले आओ, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20 lakh divided by 0.09 and you get the answer, therefore p equals to 3.33 months, right। इसका रिटर्न सोल्यूशन दोस्तों पीछे अवेलेबल है, राइट। अब हम एक और आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा दोस्तों हमारा मनी मार्केट ऑपरेशंस वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस मैनुअल का है, ओल्ड सिलेबस के, है ना।
Turbo Sales Corporation is a wholesale corporation for heavy machines and is planning for an expansion of their activities, resulting in a doubling of its sales. The finance head of the corporation has determined it needs an additional rupees 20 crores in short-term funds to meet finance need in the peak season, roughly 6 months of the year. दोस्तों काम की बात तो इन्होंने आप करी है। इनका कहना है कि कंपनी को कितने रुपए चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, शॉर्ट टर्म में चाहिए, कितने पीरियड के लिए चाहिए, 6 मंथ्स के लिए चाहिए। Mr. X, treasurer head of the corporation, recommended that the corporation should use commercial papers offered to meet the finance need. मतलब ये शॉर्ट टर्म में 6 मंथ्स के लिए पैसा रेज करने के लिए कमर्शियल पेपर इश्यू करना चाह रहे हैं। ओके, द कॉर्पोरेशन शैल हैव टू ऑफर 10% इंटरेस्ट। कॉर्पोरेशन को कितना इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, पेड इन एडवांस और डिस्काउंटेड। मतलब ये 10% इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं है, 10% कूपन है, ये 10% आपको ब्याज उनको देना पड़ेगा। प्लस अ सम ऑफ रुपीज 1,25,000 shall be incurred to meet flotation cost। 1,25,000 हो जाएगी हमारी flotation cost। The paper would carry a 6 months 180 days maturity। अब क्योंकि क्वेश्चन ने 6 मंथ्स को कितना बता दिया है, 180 डेज, यानी साल भर कितना हो जाएगा, 360 डेज। खैर हम तो 6/12 से कर लेंगे तो वो चक्कर ही नहीं आएगा। कंप्यूट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, हमें बताना है कि आखिर इफेक्टिवली हमें कॉस्ट आखिर कितनी पड़ रही है। ओके, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे कि आखिर हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी है। तो हम कितने करोड़ का यहाँ पर कमर्शियल पेपर का इशू ला रहे हैं, 20 करोड़। लेकिन क्या 20 करोड़ पूरे हमारे हाथ लगेंगे, नहीं, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20 करोड़ का कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10%। लेकिन ये 10% कैसा माना जाएगा, साल भर का माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए इसे साल भर का माना जाएगा। तो दोस्तों 20 करोड़ का 10% होता है 2 करोड़ पर, ये तो साल भर का है। तो 6 मंथ्स का कितना, यानी इंटू 6/12। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, राइट। 1 करोड़ का इंटरेस्ट डिडक्ट करके हमें 19 करोड़ रुपीज ही हाथ लगेंगे। ओके, साथ ही साथ इसमें से हमारा 1,25,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट भी चला जाएगा, यानी नेट जो हमारे हाथ लगेगा वो 19 करोड़ का मतलब होता है 1900 लाख माइनस 1.25 लाख। तो हमारे हाथ लगेंगे 1898.75 लाख हमारे हाथ लगेंगे, या फिर आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 18.9875 करोड़ हमारे हाथ लगेंगे। ओके, नेट प्रोसीड्स हमें इतनी मिलेगी, और इतने पैसे वापरने के बदले में हमें क्या खर्चा करना पड़ेगा, हमें 2 खर्चे करने पड़ेंगे, 1 करोड़ का ब्याज और 1,25,000 की फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब ये कैलकुलेट हो गई इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज इक्वल टू रुपीज 1 करोड़ का इंटरेस्ट, 1 करोड़ को मैं 100 लाख लिख देता हूं, प्लस रुपीज 1.25 लाख की फ्लोटेशन कॉस्ट, और ये जो खर्चा करना है कितने रुपए वापरने के बदले में करना है, 1898.75 लाख रुपीज वापरने के बदले में ही खर्चा करना है। अच्छा, ये जो भी खर्चा पानी है ये अभी कितने मंथ्स का है भाई, ये इंटरेस्ट कितना है 100 लाख कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स। ये फ्लोटेशन कॉस्ट एक बार के बॉन्ड की है 6 मंथ्स की, हम इसको क्या कर लेंगे 12/6 कर लेंगे और इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पर जोर दे दें। 100 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय 1898.75 into 12/6 into 100 and you get the answer 10.6649%। इसको रफली अगर 2 डेसिमल पर लेकर आएंगे तो आंसर आता है कितना है 10.66%। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये हमने यहाँ पर मनी मार्केट का टॉपिक कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।